हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 132 की, जिसकी बुक का नाम है भारतीय सरकार और राजनीति। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने के चांस है उस सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। तो इस सिंगल वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रह सकती है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का एक सिंगल वीडियो यानी कि वन शॉट वीडियो रहने वाली है ये। ठीक है, यानी कि कंप्लीट सब्जेक्ट कोड जो है आपका इस सिंगल वीडियो से कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने। आपकी कुछ ही पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स, जितने अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगे, जितने क्वेश्चन पेपर है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दे जाएंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए उदारवादी उपागम की चर्चा कीजिए। ठीक है, देखो तीन उपागम है बेसिकली हमारा, उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी। ठीक है, जो आपके इस सब्जेक्ट में दे रखा है। तो तीनों की बात करेंगे क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि राजनीति के अध्ययन के लिए, ठीक है ना, जो उदारवादी उपागम है, ठीक है, उदारवादी अप्रोच है, दृष्टिकोण है, उसकी बेसिकली में डिस्कशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। तो बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे उदारवादी यानी कि लिबरल अप्रोच क्या है। ठीक है ना, तो उदारवादी बेसिकली जो उपागम है ना, ये व्यक्ति केंद्रित है। क्या है, यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्र देखना चाहता है। ठीक है, और ये बोला जाता है कि भाई जो राज्य है ना वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है, उसके मामले में हस्तक्षेप ना करे, उसको अकेला छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो बेसिकली उदारवादी उपागम इसकी बात करता है। ठीक है ना, तो उदारवादी उपागम एक ऐसा तरीका है जिससे क्या भाई राजनीति को समझा जाता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी देश में अगर मान लो उसकी राजनीति का अध्ययन करना है, ठीक है, तो अगर उदारवादी अप्रोच से देखेंगे तो वहाँ पर वो व्यक्ति केंद्रित बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर लोकतंत्र की बात होगी, ठीक है, समानता की बात भी होगी, लेकिन समानता से ज़्यादा ना वहाँ पर व्यक्ति केंद्रित बात होगी। ठीक है, ध्यान रखना, लोकतंत्र, समानता और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोड़ देता है। ठीक है, इन सबसे ज़्यादा भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोड़ देता है। ठीक है, उदारवादी उपागम, ध्यान रखना। ठीक है, और भारतीय राजनीति में भी क्या इस दृष्टिकोण का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना, जब हम बात करते हैं भारतीय राजनीति की, भारतीय राजनीति कैसे भी लोकतांत्रिक है। ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, ऐसे सब मूल्यों को बराबर इज्जत दी जाती है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उदारवादी उपागम का ही योगदान है भारतीय राजनीति में। ठीक है ना, तो राजनीति, भारतीय राजनीति में भी इस दृष्टिकोण का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, तो जब हम बात करते हैं उदारवादी उपागम की, तो मैंने बता दिया व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी समानता और एक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो बेसिकली इस पर ज़्यादा जोर देता है। ठीक है, ध्यान से रखना। समझ आ गया। आगे देखो, उसके बाद अब यहाँ पे हेडिंग बनाओगे। ठीक है, व्यक्ति का महत्व। ठीक है, तो उदारवाद क्या है भाई, व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, यानी कि भाई इंसान यानी जो व्यक्ति है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार मिलना चाहिए, मतलब जो उसके राइट्स हैं और स्वतंत्रता है वो उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो पहले ध्यान रखना, व्यक्ति का महत्व यहाँ पर बहुत बताता है उदारवादी उपागम। ठीक है, जब ये राजनीति का अध्ययन करेगा ना तो इन सब चीज़ों को जरूर देखेगा उस देश की। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद लोकतंत्र और संविधान, तो लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। ठीक है, तो उदारवादी शासन, उदारवादी उपागम भी यही कहता है भाई कि लोकतंत्र और संविधान, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी होते हैं एक देश में। तो लोग, क्योंकि जब अपनी अप्रोच एक उदारवादी दृष्टिकोण से देखता है, ठीक है, जो भी मतलब कि एक किसी भी देश की राजनीति को अध्ययन करना है, ठीक है, अगर हम लिबरल अप्रोच से यानी कि उदारवादी अप्रोच से कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ये देखेंगे भाई लोकतंत्र है, वहाँ पर संविधान है, तो बेसिकली इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का शासन। ठीक है, और भारतीय संविधान में लोकतंत्र और अधिकारों का खास ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई भारत की राजनीति में जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना, और भारतीय संविधान में चाहे लोकतंत्र की बात हो चाहे अधिकारों की बात हो, इसमें खास योगदान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद समानता और स्वतंत्रता, तो सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं और सबकी जिंदगी के स्वतंत्र रूप से मतलब जी सकते हैं। और क्या है यहाँ पर कि भाई राज्य को ना एक व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने को मना किया जाता है, जो उदारवादी उपागम है। ठीक है, समझ आ गया, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है ना, उसके बाद कल्याणकारी राज्य, और सरकार का काम लोगों की भलाई के लिए काम करना है। ठीक है ना, जैसे गरीबों के लिए योजना बनाना। और दूसरी बात, अब इसके ना यहाँ पर सीमा भी आ जाती है। ठीक है, इस पॉइंट के बाद बात करेंगे, अब इसको समझो पहले। ठीक है, कल्याणकारी राज्य, ठीक है ना, ये जो मैं मार्क्सवादी पढ़ाऊंगा ना अभी आपको,
क्या पढ़ाऊंगा भाई, मार्क्सवादी उपागम। मार्क्सवादी उपागम जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मेनली इस पर फोकस करा जाता है कल्याणकारी राज्य पे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ सरकार के अंडर में रहे, ठीक है। गौर और जो प्राइवेट हाथ है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में बहुत से कम के संसाधनों का नियंत्रण है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है ना। तो उदारवादी उपागम भी कहता है भाई सरकार को जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, जैसे गरीबों के लिए योजना बनाना। लेकिन अब हो क्या रहा है ना, इसकी एक आलोचना ये होती है कि भाई जो ये सरकार का काम भलाई के लिए काम करना है, ये अब कम होता जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली भाई जो ये बाजार व्यवस्था अर्थव्यवस्था होती है ना भाई पूंजीवाद वाली, ये उसको ज़्यादा सहयोग करता है, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति क्या होता है अपनी क्षमता के अनुसार उसमें ग्रो करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो कल्याणकारी राज्य यानी कि, तो कल्याणकारी राज्य का मतलब तो ये हो गया ना भाई, राज्य क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, सबको इक्वल देख रहा है, क्योंकि कोई अब वहां पर मान लो उस काम के लिए योग्य हो ना हो, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है उसकी भलाई के लिए, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कभी जो कल्याणकारी राज्य वाला कंसेप्ट है ये थोड़ा सीमित होते जा रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है भाई आपको क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे उदारवादी उपागम भी इस चीज को कहता है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, तो उदारवाद हर धर्म का सम्मान करता है और भारत में धर्मनिरपेक्षता इसी सोच पर आधारित है, ठीक है। जब हम लिबरल अप्रोच से भाई किस राजनीति का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर हम लोकतंत्र, संविधान, समानता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता जैसे पहलू को आधार मानकर एक राजनीति का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को भी हम ऐसे ही देख रहे हैं, ठीक है। तो उदारवाद भाई कहता है कि हर धर्म का सम्मान करना है, ठीक है, और हर धर्म का सम्मान हो रहा है तो उसका मतलब है कि उस देश में धर्मनिरपेक्षता है। समझ आ गया भाई। और धर्मनिरपेक्षता भाई भारत में आपको पता है कि अपना रखी है, और ये संविधान में पहले से ऐड नहीं थी, ठीक है, इसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, भारत की प्रस्तावना में, ठीक है, संविधान, भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है जितने भी धर्म है उनका सम्मान करना, ठीक है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। तो बता दिया मैंने आपको भाई कि क्या उपागम है भाई, उदारवादी उपागम क्या है, राजनीति का अध्ययन किस कंटेक्स्ट में करता है, तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपको वही लिखना है भाई, व्यक्ति केंद्रित है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़्यादा जोर देता है। और एक और चीज़, उदारवादी जो उपागम था उसको व्यवस्थावादी उपागम भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जो बताना था। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मार्क्सवादी उपागम पर है, ठीक है, कि भाई भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी उपागम क्या है, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसका बहुत आसान है, ठीक है। तो मार्क्सवादी उपागम, ठीक है, यानी कि मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है ना। इसके संस्थापक कौन है, या मान लो इसकी शुरुआत किसने करी थी, ठीक है, इसके समर्थक कह लो कौन है, वो कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। क्या है भाई, कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो यहाँ पर ना बेसिकली वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं भाई। जब मार्क्सवादी उपागम क्या कहता है भाई कि जो विश्व, वो जो देश है कह लो, वो बटा हुआ है दो वर्ग में, अमीर वर्ग में और एक गरीब वर्ग में, ठीक है। अमीर वर्ग क्या कर रहा है, गरीब का शोषण कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली इसी के ऊपर बात की गई है, तो वो तो यही बात करेंगे। तो मार्क्सवादी उपागम एक ऐसा तरीका है जो राजनीति और समाज को आर्थिक तौर पर, आर्थिक और वर्ग संघर्ष के नजरिए से समझता है, ठीक है। अगर हम क्या करें भाई, मार्क्सिस्ट अप्रोच से क्या करेंगे, राजनीति का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पर वर्ग संघर्ष को देखता है, ठीक है, कि भाई वहाँ पर अमीर क्या कर रहा है भाई, गरीब का शोषण कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस प्रकार से उस देश की राजनीति का अध्ययन होता है, ठीक है। और समाज को, या कह लो देश की राजनीति को वर्ग संघर्ष और आर्थिक तौर पर इकोनॉमिकली क्या करता है भाई, समझता है, ठीक है, उस देश की राजनीति कैसी है। समझ आ गया। और इस दृष्टिकोण की शुरुआत कार्ल मार्क्स ने करी थी, और ये समाज को दो वर्गों में बांटता है। इनका, या ये मानता है कि जो समाज है भाई वो दो वर्गों में बटा हुआ है, ठीक है। देखो, पहला है शासक वर्ग जिनके पास संसाधन होते हैं, ठीक है। उसके बाद शोषित वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पर अमीर वर्ग, गरीब वर्ग भी कह सकते हो, ठीक है। शोषित वर्ग यानी जो संसाधन के बिना संघर्ष करते हैं, जिनके पास संसाधन तक पहुंच ही नहीं है, ठीक है। तो भाई जो मार्क्सवादी उपागम ये कहता है कि एक शासक वर्ग है जिसके पास भरपूर संसाधन है, संसाधनों का वो यूज भी कर रहा है, गलत यूज भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो गरीब वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो शासक वर्ग क्या कर रहा है, इस वर्ग का शोषण कर रहा है, इसके पास संसाधन है ही नहीं, ठीक है ना। और ये कर रहा है भाई बिना संसाधन के संघर्ष कर रहा है, ठीक है। तो समझ आ गया भाई। और भारतीय राजनीति में ये दृष्टिकोण इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ वर्ग संघर्ष, गरीबी और असमानता जैसी समस्याएं मौजूद है, ठीक है ना। तो समझ आ गया भाई भारतीय राजनीति में दृष्टिकोण। और जब हम बात करते हैं ना भाई भारत में
क्या मार्क्सवादी दृष्टिकोण का क्या क्या योगदान रहा है? क्या भारतीय वर्ग संघर्ष नहीं है? क्या असमानता नहीं है? तो यहाँ पर क्या है भाई, इस चीज को देखा जाता है कि यहाँ पर वर्ग संघर्ष से भाई निपटना है, तो मार्क्सवादी हमने क्या अप्रोच को अपनाया है, ठीक है ना। जो असमानता जैसी समस्याएं, इसको दूर करने के लिए हमने कहीं ना कहीं मार्क्सवादी अप्रोच को ही देखा है, फिर उसको सुलझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अभी तक ये समस्या सुलझी नहीं है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। आज भी ये बहुत बड़ी समस्या है, गरीबी, असमानता, ठीक है। वर्ग संघर्ष हो गया, वर्ग संघर्ष मतलब इन दोनों का आपसी संघर्ष, ठीक है, समझ आ गया। अब मार्क्सवादी उपागम के क्षेत्र क्या हैं, ठीक है, देखो। तो आर्थिक आधार पर क्या करना भाई, राजनीति की व्याख्या करना, ठीक है भाई। अगर भाई मार्क्सिस्ट अप्रोच से हम क्या करेंगे, राजनीति का अध्ययन करेंगे या व्याख्या करेंगे, तो वो आर्थिक आधार पर करनी है, ठीक है। तो आर्थिक आधार पर जब हम करते हैं, तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानता है कि भाई राजनीति की जड़ें भाई आर्थिक व्यवस्था में होती हैं, ठीक है। एक देश की जो जड़ें हैं वो कहाँ पर आर्थिक व्यवस्था में, ठीक है, होती है भाई। कि देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था बटी हुई है, कौन एक देश के अंदर आर्थिक तौर पर मजबूत है और कौन कमजोर है, कौन किस पे संसाधन यूज करके अपना शासन लाता है, तो ये सब देखा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना भाई, जो मार्क्सवादी अप्रोच है ना, ये पूंजीवाद का कट्टर विरोधी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और तो भारतीय राजनीति में भाई पूंजीवाद, ठीक है, नहीं, कैपिटलिज्म जिसे हम कहते हैं, और गरीबों के शोषण की चर्चा इस उपागम से होती है, ठीक है। जब भारतीय राजनीति में पूंजीवाद की और गरीबों के शोषण की बात होती है, तो वो इसी उपागम से होती है, ठीक है ना, समझ रहे हो, समझ आ गया भाई। पुंज सीधा ये बोलता है भाई, पूंजीवाद का मतलब है जो राज्य है ना, वो क्या है, जनता की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा। क्योंकि पूंजीवाद में ऐसा होता है, पूंजीवाद व्यवस्था में होता है कि भाई जनता को, जनता कह लो या व्यक्ति क्या है, जो एक पूंजीवाद मतलब बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है। हर व्यक्ति कंपटीशन होता है भाई पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में, वहाँ पे व्यक्ति क्या करता है, अपनी क्षमता के अनुसार जिसकी क्षमता है वो आगे निकल जाता है, ठीक है। वहाँ पर सरकार का मिनिमल रोल होता है। तो यहाँ पर यही है, ठीक है। लेकिन मार्क्सवादी अप्रोच क्या है, मार्क्सवादी उपागम ये कहता है कि एक देश में जो है ना, सरकार का काम है कि वो जनता की भलाई करे, ठीक है, समानता स्थापित करे, ये सब बातें हैं, ठीक है। वर्ग संघर्ष पर जोर, तो भारतीय समाज में अमीर और गरीब, मालिक और मजदूर जैसे वर्गों के बीच संघर्ष को मार्क्सवाद समझने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो जब भारतीय राजनीति की बात करते हैं, तो वो समाज को देखते हैं कि भाई अमीर, गरीब, मालिक, मजदूर है, इन जैसे जो वर्ग हैं, इनके संघर्ष को, ठीक है, मार्क्सवाद समझने की कोशिश करती है, ठीक है। उदाहरण के लिए मजदूर आंदोलन हुए हैं, ठीक है, किसान संघर्ष हुए, इसकी हम बात करेंगे आगे, क्वेश्चन है, ठीक है, किसान आंदोलन का ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो वर्ग संघर्ष पर जोर देता है, जब मार्क्सवादी अप्रोच से अध्ययन किया जाता है, तो वहाँ पर देखा जाता है भाई वर्ग संघर्ष है या नहीं है उस देश में। तो फिर बेसिकली मतलब कि इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है, किसी और चीज़ पर जोर देना चाहता है, इस पर जोर दिया जाता है और इसमें सुधार की बात की जाती है, ठीक है, समझ आ रहा है भाई कि क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद राज्य की भूमिका, तो मार्क्सवाद कहता है कि भाई राज्य के शासक वर्ग का साधन है, ठीक है भाई। यानी जो मार्क्सवाद मानते हैं, जो राज्य है ना, जो गवर्नमेंट है, जो शासक वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, उसका साधन है भाई राज्य, ठीक है। और भारतीय संदर्भ में राज्य अक्सर बड़ी कंपनी और अमीर वर्ग के हितों की रक्षा करता है, ठीक है भाई। मार्क्सवाद बोलता है कि जो राज्य है वो शासक वर्ग का साधन है, शासक वर्ग यानी जो अमीर है, ठीक है, जो उसी के हितों की रक्षा करता है, ठीक है। और राज्य को लेकिन कैसा होना चाहिए, कहता है कि भाई राज्यों को जनता की भलाई के लिए काम करना है, ठीक है। जो शोषित वर्ग है उसकी रक्षा, उसके अधिकारों की बात करनी है, तो वो समझ आ रहा होगा, ठीक है। और भारतीय संदर्भ में बोलूँ तो राज्य अक्सर आपने देखा होगा भाई, जो बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, और जो अमीर वर्ग है, उन्हीं के हितों की रक्षा होती है। अब भारत का टैक्स सिस्टम कैसा है भाई, जितना टैक्स अमीर देगा उतना ही गरीब देगा, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली गरीबों के या शोषित वर्ग के हितों की रक्षा यहाँ पर नहीं हुई है। तो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो राजनीति का अध्ययन, राजनीति यानी तो देश से जुड़ी हुई है, ठीक है, आम जनता से भी जुड़ी हुई है, मैंने आपको बता रखा बीपीएससी 131 में। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई जो राज्य अक्सर भाई बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई, अमीर वर्ग हो गया, उसके हितों की रक्षा करता है और राज्यों को बल्कि जनता की भलाई के लिए काम करना है, ये ऐसा कौन कहता है, मार्क्सवादी अप्रोच कहती है, ठीक है भाई, समझ आ गया। सामाजिक असमानता, मार्क्सवादी उपागम भाई भारतीय समाज में जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर होने वाले असमानता को भी उजागर करता है, ठीक है भाई। अगर हम बोल रहे हैं भाई मार्क्सवादी अप्रोच, तो यहाँ पर इस सब की बात हम करेंगे, ठीक है, समझ आ गया।
उसके बाद श्रमिक और किसान आंदोलनों का अध्ययन, ठीक है ना। तो भारतीय मजदूर और किसान आंदोलन का विकास मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझा जाता है, ठीक है, कि भारत में किस प्रकार से मजदूर और किसान आंदोलनों का विकास हुआ है, तो मार्क्सवादी उपागम से समझा जा सकता है, ठीक है। और जैसे तेलंगाना किसान आंदोलन है, मजदूर संघ आंदोलन है, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो भारत में हो रखे हैं, ठीक है। तो इन सब का ध्यान भाई मार्क्स का दृष्टिकोण से समझा जा सकता है कि भाई ये आंदोलन क्यों हो रही है। बेसिकली क्या होता है भाई, इन पर अत्याचार हो रहे होते हैं, इनका शोषण हो रहा होता है, इनके अधिकारों को दबाया जा रहा होता है, तो ये इसको वापस इन अधिकारों की रक्षा अपनी आर्थिक मांगों को पूरा करने के लिए ये आंदोलन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या मांगे हैं इनकी, क्या ये सब हम इस दृष्टिकोण से समझ सकते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से, ठीक है। समझ आ गया। तो ये सब बातें हैं, आप बता सकते हो, ठीक है। समझ आ गया भाई मार्क्सवादी अप्रोच क्या है, वो किस प्रकार से, उसके क्षेत्र क्या है, बेसिकली राजनीति का अध्ययन जब वो करेगा तो किस किस एस्पेक्ट को, किस किस बातों को वो ध्यान में रखकर अध्ययन करता है, ठीक है। वर्ग संघर्ष, असमानता, तो ऐसे कुछ बातें हैं वो ध्यान रखता है, ठीक है। समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन क्या है अगला हमारा, कि भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए जो गांधीवादी उपागम है, ठीक है, ठीक है भाई, गांधीवादी उपागम क्या है या गांधीवादी अप्रोच क्या है, इसकी व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने तीनों करा दिए आपको, ठीक है। तो गांधीवादी उपागम की बात करें यानी गांधीयन अप्रोच की बात करूं तो महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है। मैं बोलूं गांधीवादी विचारधारा या गांधीवादी उपागम तो गांधी जी के विचार, ठीक है ना। हिंसा, अहिंसा, ठीक है, सत्य, तो ये सब जो विचार है गांधी जी के इसी पर आधारित है, ठीक है। और ये राजनीति को भाई सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता जैसे सिद्धांतों के माध्यम से समझने की कोशिश करती है, ठीक है। मतलब कि जब एक देश की भाई राजनीति का अध्ययन करेंगे गांधीवादी अप्रोच से तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ की उस देश की राजनीति की भाई आत्मनिर्भरता कैसी है, ठीक है। हिंसा अहिंसा पर बात करेंगे, ठीक है, सत्य की बात करेंगे। तो इन सब विचारों पर क्या करेंगे, इन सब सिद्धांतों को माध्यम से हम उस देश की राजनीति का अध्ययन कर पाएंगे। अगर हम गांधीवादी अप्रोच से करेंगे तो इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, मार्क्सवादी अप्रोच से करेंगे तो मैंने बता दिया वहाँ का वर्ग संघर्ष वगैरह देखा जाएगा, और उदारवादी में देखेंगे कि भाई कि व्यक्ति को कितनी छूट दे रखी है कुछ काम करने के लिए, ठीक है। तो तीनों के अलग अलग विचार हैं भाई, अलग अलग क्षेत्र हैं उपागम के। तो जब कोई राजनीति का अध्ययन करेगा वो किस अप्रोच से कर रहा है वो देखा जाता है, ठीक है। गांधीवादी की बात करेंगे तो गांधी के विचार आ जाएंगे, उनके सिद्धांत आ जाएंगे। और गांधी जी ने भाई राजनीति को शासन करने का जरिया नहीं माना है, लोगों की भलाई के लिए एक साधन माना है, ठीक है। गांधी जी कहते हैं भाई राजनीति क्या है, शासन करने के लिए नहीं है, ये लोगों की भलाई करने के लिए तुम्हारे पास एक हथियार है, साधन है, ठीक है, ध्यान रखना। और और ना कि सत्ता पाने का तरीका, ठीक है। मैंने ये तो बताया गांधी जी ने राजनीति को लोगों की भलाई करने का भाई साधन माना है, ना कि सत्ता पाने का तरीका, ठीक है। यानी पावर पाने का तरीका नहीं है भाई, राजनीति क्या है, लोगों की भलाई करने का साधन है, समझ रहे हो। तो ये इनके विचार है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो भाई, तो हम बात करते हैं भाई गांधीवादी उपागम के मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं, तो देख लो। पहला है भाई सत्य और अहिंसा, ठीक है, सबको पता है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। तो गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, सत्य यानी कि ट्रुथ, और अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, ठीक है था। और भारतीय राजनीति में संघर्ष को बिना हिंसा के हल करने का तरीका अपनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में भाई कोई विवाद है, कोई संघर्ष है, उसको हल करना होता है तो बिना संघर्ष यानी कि बिना हिंसा के हल करने का तरीका अपनाया जाता है, आपको पता है। तो ये भारत में गांधीवादी विचारधारा को भी अपनाया गया है, ठीक है ना। ये गांधीवादी अप्रोच से ही हर चीज़ को निपटा जाता है। तो ध्यान रखना भाई कि गांधी जी जो है भाई, अगर गांधीवादी अप्रोच से हम पढ़ देखते हैं, राजनीति का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांत को देखेंगे कि उस देश में सत्य यानी कि सत्य किस प्रकार से, और अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस है, क्या हिंसा हर चीज़ में हो रही है, विवाद को निपटाया कैसे जा रहा है, तो उस प्रकार से उस देश की भाई क्या राजनीति का अध्ययन हम करेंगे, समझ आ गया। उसके बाद विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि शक्तियाँ क्या है, एक पर ना टिकी होकर, यानी एक के पास ना होकर वो हर क्षेत्र पर बटी हुई है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो गांधी जी भी बोलते हैं कि शक्ति क्या है, एक के पास सीमित ना रहे, वो बट जाए सबके पास, ठीक है, ताकि एक अपने आप को राजा ना समझे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो विकेंद्रीकरण का इनका सिद्धांत है। तो गांधी ने कहा कि भाई शक्ति और संसाधनों को गांव तक पहुंचाया जाना चाहिए, ठीक है, टॉप लेवल तक, नीचे स्तर तक। जब हम नीचे स्तर से काम करना शुरू करेंगे तब हम मानेंगे देश में बदलाव हो रहा है, इनका ऐसा कहना था, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि भाई शक्ति और जो संसाधन है उसके गांव तक पहुंचाना है, ठीक है, ग्रामीण इलाके तक पहुंचाना है। उनका मानना था कि भारत की आत्मा किसमें, गाँव में बसती है,
ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो विकेंद्रीकरण इन्होंने दिया भाई कि शक्ति का बंटवारा जो है वो एक के पास ना होकर हर स्तर तक और ग्रामीण इलाके तक यानी कि स्थानीय स्तर तक क्या है बटी होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर देखो, आपको समझ रहे हैं इन पॉइंट को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें ध्यान रखनी है जब भाई गांधीवादी अप्रोच की जब हम बात करते हैं, तो इसी सब पॉइंट्स को मद्देनजर रख के हम बात करते हैं कि भाई विकेंद्रीकरण का कंसेप्ट हम वहाँ पर हम देखते हैं, सत्य अहिंसा का कंसेप्ट हम देखते हैं। तो सब ध्यान रखना, ठीक है। हो गया। उसके बाद सर्वोदय यानी कि सबका विकास या कह लो सबका उत्थान। ठीक है, समझ आ गया। तो देखो, ठीक है, तो गांधीवादी उपागम में सबके कल्याण की बात की जाती है। ठीक है, तो एक देश की राजनीति का अध्ययन करेंगे तो वहां पर हमें देखेंगे भाई ऐसी कौन कौन सी नीतियां हैं, कौन कौन सी पॉलिसी जो कि सबके कल्याण की बात करती है। तो वैसे उस देश की राजनीति किस प्रकार की है, ठीक है, अगर मैं उसको मान लो कि एक देश की राजनीति को मुझे 10 में से स्कोर देना है, अब मैं 5 स्कोर दे रहा हूँ या 6 स्कोर दे रहा हूँ, वो अब मैं कौन से विचारधारा से देख रहा हूँ। अगर मैं गांधीवादी अप्रोच से देख रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि भाई उस देश की राजनीति फिट बैठ रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सब चीज़ों से, उस देश की राजनीति फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। तो वैसे मैं उसको स्कोर दे दूंगा। उदारवादी अप्रोच से करूंगा तो भाई मैं वैसे देखूंगा कि जो उदारवादी अप्रोच में था। मार्क्सवादी अप्रोच से करूंगा तो मैं वहां पर उस हिसाब से क्या इसको स्कोर दे दूंगा 10 में से उस देश की राजनीति को। समझ आ गया भाई क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और तो गांधीवादी उपागम में सबके कल्याण की बात की जाती है और इसका अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों का विकास होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। सबका उत्थान मतलब या कह लो सर्वोदय, सर्वोदय का मतलब होता है सभी समाज के सभी वर्गों का विकास करना। ठीक है, समझ आ रहा है भाई, कोई डाउट है तो दोबारा वीडियो को देख लो, कमेंट कर दो, बता देंगे। ठीक है। उसके बाद स्वदेशी यानी कि आत्मनिर्भरता। गांधी जी भाई ये देखते थे भाई आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, ये कहते थे कि भाई आत्मनिर्भरता के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि एक देश जो है ना वो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। ठीक है, क्या करे, स्वदेशी हो, यानी कि खुद का एक देश जो है ना, उस देश में ही जो सामान है, ठीक है, उसी का यूज़ करना चाहिए। जो भारी सामान है उसको बायकआउट करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो गांधी जी यानी कि आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस पर जोर देते थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई भारत को अपने संसाधनों और कुटीर उद्योगों पर निर्भर रहना चाहिए। ठीक है, जो घरेलू उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ताकि देश तरक्की कर पाए। ठीक है, क्या क्या गांधी ने ये कहा भाई कि निचले स्तर के जो उद्योग है ना उसको बढ़ाओ। ठीक है, उसका विकास करो। तो यानी कुटीर उद्योगों पर निर्भर रहना चाहिए। ठीक है, एक देश को। और उन्होंने क्या भाई भारत के संसाधनों पर टिके रहना चाहिए, किसी दूसरे देश के संसाधन कह लो या दूसरे देश का जो प्रोडक्ट है उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। बेसिकली स्वदेशी यानी कि आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा सामान हम बाहर से मंगा रहे हैं तो बेसिकली उसको क्या भारत में या अपने कोई देश है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें उसको बनाना चाहिए। ठीक है, एक देश के अंदर। तो गांधी जी आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस पर काफ़ी जोर देते थे और वो कुटीर उद्योग यानी जो छोटे उद्योग है उनके विकास की बात करते थे। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद भाई सामाजिक समानता। तो गांधी जी भाई जातिवाद छुआछूत भेदभाव के खिलाफ थे। वो बिल्कुल भी भाई पसंद नहीं करते थे भाई जातिवाद छुआछूत भेदभाव। तो एक देश की राजनीति का जब अध्ययन करेंगे तो भाई वो इसमें देखा जाएगा कि वहाँ का छुआछूत जातिगत भेदभाव जो है तो ये सब है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जब अध्ययन करेंगे तो इस सबको देखेंगे कि भाई वहाँ पर ये सब चलता है या नहीं चलता। उन्होंने क्या भाई सभी को बराबरी का दर्जा देने की बात की है। ठीक है ना। उसके बाद नैतिकता संघर्ष सच्चाई की बात करें और राजनीति में ईमानदारी और नैतिकता का पालन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गांधीवादी उपागम भाई ये कहता है कि राजनीति में नैतिकता, ठीक है, यानी कि मोरालिटी और एक सच्चाई होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, तो इन्होंने ये कहा। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, तीनों मैंने उपागम बता दिए हैं। ठीक है, तीनों उपागम में से कोई सा भी आ सकता है, सबको ध्यान से पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संक्षेप में वर्णन कीजिए कि न्यायालय के किन तरीकों द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। मतलब कि बताना है कि कि न्यायालय किन तरीकों से मौलिक अधिकारों को रक्षा करता है। ठीक है, जो हमारी मौलिक अधिकार है, कितने मौलिक अधिकार है हमारे, 6 हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट कितने हैं, 6 है ना, 7 हुआ करते थे पहले। ठीक है, पहले संपत्ति का अधिकार भी था लेकिन उसको हटा दिया गया है। ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन चुका है। तो 6 हमारे मौलिक अधिकार है। तो इन 6 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय किन तरीकों का यूज करता है, आपसे बेसिकली ये पूछा है। ठीक है, समझ आ गया। देखो, तो न्यायालय क्या भाई अलग अलग तरीकों का यूज करता है। ठीक है, तो उनकी हम बात करेंगे। तो पहला है रीट जारी करना। ठीक है ना, तो न्यायालय ये करता है विशेष आदेश
यानी कि रीट जारी करता है। ठीक है, विशेषादेश का मतलब होता है रीट जारी करना, ताकि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो सके, यानी कि रक्षा हो सके। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज बात करेंगे हम, देखो रीट जारी करना, ठीक है ना। तो एक होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक होता है हमारा हाई कोर्ट, ठीक है। ठीक है भाई, हाई कोर्ट हो गया हमारा। तो सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है ना, किसके लिए भाई, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, वो करता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है। और जो हमारा हाई कोर्ट है, ये करता है भाई आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है ना, आर्टिकल 226 के तहत करता है। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई, रीट जारी करना यानी विशेष आदेश जारी करना मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, तो ये ध्यान रखना भाई, ये आ जाएगा हमारा आर्टिकल 32। ठीक है। और हमारा आ जाएगा आर्टिकल 26, मतलब 226, जो कि हाई कोर्ट रीट जारी करता है इसके तहत। ठीक है भाई, समझ आ गया। तो देखो, पहला जो रीट है वो क्या है भाई, हैबियस कॉर्पस। ठीक है ना। तो पहला रीट क्या है भाई, हैबियस कॉर्पस है, यानी कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत से रिहा करने के लिए, ठीक है, कराने के लिए। क्या होता है ना भाई कि निवारक नजरबंदी का यूज करके या कोई और तरीके से क्या कर लिया, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया। तो हैबियस कॉर्पस का रीट जारी, रीट क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है ना, तो उसे रिहा कराने के लिए, ठीक है, आदेश दे देता है। यानी कि एक व्यक्ति क्या है भाई, अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता है, अपना वकील कर सकता है। ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस यही कहता है कि भाई किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, तो उसको रिहा कराने के लिए आदेश जारी कर सकता है कोर्ट। ठीक है ना। हैबियस कॉर्पस कहते हैं भाई, बहुत आसान है, आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि हमें शॉर्ट फॉर्म में बोला है बताने के लिए, तो वैसे बताऊंगा आपको। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद होता है हमारा मैंडमस। ठीक है ना। तो मैंडमस क्या कहता है भाई, सरकारी अधिकारी को अपना कर्तव्य पूरा करने का आदेश देने के लिए। ठीक है, मान लो कोई अपने एक अधिकारी है, ठीक है, सरकारी अधिकारी अपना काम तरीके से नहीं कर रहा है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको नहीं निभा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखो लोगों का अधिकार है भाई हर चीज़ को जानना, करवाना। ठीक है। तो मान लो एक सरकारी अधिकारी अपने काम को पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है, तो लोगों की व्यवस्था तो अटकेगी इससे। तो मैंडमस का रीट क्या कहता है कि भाई सरकारी अधिकारी को अपना कर्तव्य पूरा करना है। ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा है, तो क्या भाई मैंडमस के तहत जो रीट है ना, तो सरकारी अधिकारी को अपना कर्तव्य पूरा करने का ये आदेश देता है। ठीक है, ये रीट समझ आ गया भाई। तो दूसरा हो जाएगा, आगे देखियो। उसके बाद है भाई प्रोहिबिशन। ठीक है, तो निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के लिए रोकने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर यह बोला है कि भाई कोई निचली अदालत है, ठीक है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। ठीक है ना, जिला अदालत भी होती है, ठीक है, हाई कोर्ट भी होता है, सुप्रीम कोर्ट भी होता है। मान लो कोई केस है, ठीक है, जब वो लड़ रहा है, वो उसके मान लो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, या वो ऐसा वो काम कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उसको क्या, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के लिए, रोकने के लिए आदेश देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि प्रोहिबिशन। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोहिबिशन बोलते हैं, कि निचले अदालत को हाई कोर्ट जारी कर रहा है, ठीक है, तो वो निचले अदालत को बोलेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो उसके लिए हाई कोर्ट भी निचले अदालत है। तो रीट कौन जारी कर रहा है ये डिपेंड करता है बस। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है भाई कि निचले अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के लिए रोकने का आदेश देना। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद है भाई हमारा सर्टियोरारी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना भाई, इसका मतलब क्या होता है, किसी मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है ना, मतलब कि कोई मामला है भाई निचले अदालत में चल रहा था, ठीक है, तो उसको क्या है, उच्च अदालत में क्या कर दिया भाई, ट्रांसफर कर देना। ठीक है ना, ठीक है, या उच्च न्यायालय कह लो, या सर्वोच्च न्यायालय में भी क्या करना भाई, ट्रांसफर करना, अपने पास मंगवा लेना। तो स्थानांतरित करने को मत कहते हैं, आदेश देना। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सर्टियोरारी। ठीक है ना, समझ आ गया भाई, किसी मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देना करने के लिए। ठीक है, तो ये रीट जारी करा जाता है। उसके बाद है भाई क्वो वारंटो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति से उसके पद पर बने रहने के अधिकार पर सवाल करने के लिए। ठीक है, होता क्या है, मान लो कि भाई एक व्यक्ति किसी पद पर आ गया, वो उसके लायक नहीं है, ठीक है, मान लो घूस दे के वो घुस गया उस पद पर, तो ऐसे में क्या होता है ना, क्वो वारंटो जारी कर दिया जाता है। ठीक है, क्वो वारंटो, ठीक है ना, जारी कर दिया जाता है। तो उसमें क्या, उस व्यक्ति का उस पद पर बने रहने के लिए, पद पर बने रहने का भाई जो अधिकार है ना, उस पर सवाल करने के लिए आदेश दे सकता है। ठीक है, भाई जो व्यक्ति पद पर बैठा है, इसे सवाल करना है। ठीक है ना, कि वो उस पद पर बैठा है, वो कैसे बैठा है, ठीक है,
बल्कि वो उसके लिए काबिल भी नहीं है, तो इस पर सवाल हो सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वो वारंटो, ठीक है। समझ आ गया भाई, ये रीट है कुछ, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर मान लो ये व्यक्ति जिस पद पर बैठा है, ठीक है, अब लेकिन वो उसके लायक नहीं है, तो कोई दूसरा व्यक्ति जो काबिल था वो तो आ सकता था ना, तो वो तो उसके अवसर की समानता का हनन हो गया भाई वहाँ पर, कि जिसको अवसर मिलना था उसको मिला नहीं, जो जो लायक नहीं वो बैठ गया। तो ऐसे ही भाई रीट जारी कर सकते हैं, ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। अब उसके बाद और कौन से तरीके हैं भाई जिससे जो मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है? दूसरा है भाई हमारा न्यायिक समीक्षा, ठीक है। समझ आ गया नहीं, कि जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायालय ये जांचते हैं कि भाई सरकार द्वारा बनाए गए कानून या जो कार्य है वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो न्यायालय उन्हें क्या अमान्य घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि मान लो कि भाई जो गवर्नमेंट है, ठीक है, या संसद ने कोई कानून बनाया है या कोई कुछ भी काम किया है, क्या वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, ये देखा जाता है। अगर वो उल्लंघन कर रहे होते हैं संविधान का, तो उसको क्या अमान्य घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा भाई? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। और ध्यान रखना है, इस न्यायिक समीक्षा को फिर और किसी नाम से भी जानते हैं, जो मैं आपको बताया ना, इसको और कुछ नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई हम? न्यायिक, न्यायिक भाई पुनरावलोकन भी बोलते, पुनरावलोकन भी बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया क्या बता रहा हूँ मैं? ठीक है, जुडिशियल रिव्यू को हम न्यायिक पुनरावलोकन भी बोलते हैं, ठीक है, न्यायिक समीक्षा भी कह देते हैं इस चीज को, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद जनहित याचिका यानी कि PIL। तो कोई भी व्यक्ति अदालत में जनहित याचिका क्या है के लिए मामला दर्ज कर सकता है, ठीक है। ना केवल अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए जिनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, ठीक है। मतलब कि देखो, सीधी बात कहूँ, जनहित याचिका यानी जनहित यानी जन के हित के लिए याचिका डालना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि मान लो एक व्यक्ति है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो सक्षम नहीं है भाई वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर भाई वो अपनी याचिका डाल दे, ठीक है, अपने हनन के लिए, जो उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उसके लिए आवाज उठा पाए। तो ऐसे मान लो कि एक व्यक्ति मैं देख रहा हूँ भाई, इसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरे को दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरे को पता चल रहा है, तो मैं उसके लिए जनहित याचिका डाल सकता हूँ, यानी कि PIL डाल सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम जनहित याचिका, यानी जन के हित के लिए काम करना, उसके लिए याचिका डाल देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, समझ आ गया। तो ये क्या है भाई? हम किसी व्यक्ति के लिए भाई, क्या कोई व्यक्ति अदालत में जनहित याचिका का मामला दर्ज कर सकता है, ठीक है, जनहित के लिए कोई मामला दर्ज कर सकता है, ठीक है। ना केवल अपने लिए, मान लो मैं अपने लिए तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है, मैं अगर सक्षम हूँ, मान लो दूसरा व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए भी हम दर्ज कर सकते हैं, उन लोगों के लिए जिनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उनके लिए भी हम क्या जनहित याचिका या जनहित के लिए मामला दर्ज कर सकते हैं, तो इसको हम जनहित याचिका बोलते हैं। तो ये भी तो भाई मौलिक अधिकारों का हनन होने से रोकने के लिए तरीका है, क्योंकि अदालत या सुप्रीम कोर्ट कह लो, ठीक है, वो करती है, ठीक है, जो न्यायालय अपनाता है मदद करने के लिए, ठीक है, कह लो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। समझ आ रहा है भाई क्या कह रहा हूँ? ठीक है। उसके बाद सीधा हस्तक्षेप, ठीक है। तो यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, के तहत के सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? है बहुत आसान है भाई, ठीक है, फोकस करके थोड़ा देखो, ठीक है। समझ आ गया? क्या बताए? सीधा हस्तक्षेप मतलब व्यक्ति भाई संविधान के अनुच्छेदों के तहत खुद जा सकता है, ठीक है, अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है कि उसके अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो, ठीक है। समझ आ गया? ये हो जाएगा। समझ आ गया भाई? तो अगला क्वेश्चन क्या है देखो, ठीक है, कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए संसदीय विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो क्या बताना है भाई? कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखने के लिए जो संसदीय विधियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो आपको पता है भाई गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, ठीक है। देखो क्या होते हैं भाई? सरकार के, जो अगर सरकार की बात करता हूँ ना, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट के कह लो, ठीक है। एक ये हो जाएगा आपका, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। पहले पे आता है भाई आपका विधायिका, विधायिका आ जाएगा, ठीक है, इसको हम लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा भाई यहाँ पर आपका कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ पर आ जाएगा भाई न्यायालय, ठीक है।
न्यायालय आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया भाई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो तीन क्या है, ये सरकार के अंग है, तीन अंग होते हैं। उस विधायिका को हम संसद भी बोल देते हैं भाई, ठीक है, क्या बोल देते हैं हम, संसद भी बोल देते हैं। तो संसद जो है किन विधियों का, कह लो विधायिका किन विधियों का प्रयोग करके इस कार्यपालिका पर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखती है। ठीक है, अब बात आ जाती है भाई कार्यपालिका का मतलब क्या है। ठीक है, देखो विधायक का काम होता है कानून बनाना, आपको पता है सारे कानून संसद में बनते, संसद में विपक्ष भी बैठता है, पक्ष भी बैठता है। ठीक है, पक्ष विपक्ष क्या होता है भाई, एक संसद है, ठीक है, वहाँ पर कानून बनते हैं, कानून से पहले विधेयक होता है, बिल लाया जाता है, फिर वो पास होता है। ठीक है, उसमें बहस चर्चा वगैरह सब होती है। तो संसद का मतलब केवल ये नहीं कि जिसकी सत्ता है वो बैठ रहा है, नहीं भाई, संसद का मतलब है वहाँ पर सत्ता पक्ष भी बैठा है और विपक्ष भी बैठा हुआ है। तो संसद का काम है कानून बनाना, तो संसद बना दिया भाई कानून, और कार्यपालिका का काम है उसको लागू करना। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या कर रहा है इस चीज को लागू कर रही है, उस कानून को, और न्यायालय क्या कर रहा है भाई, उसकी समीक्षा कर रहा है भाई, जो कानून वो लागू कर रहे हैं क्या वो भाई संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, संविधान के हित में तो है भाई, संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो उसको मान्य घोषित कर दिया। तो सरकार के तीन अंग हो जाएंगे, मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर। तो कार्यपालिका के अंदर बेसिकली कौन आ जाता है भाई, हमारा प्रधानमंत्री आ जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति आ जाता है और बाकी मंत्रिपरिषद आ जाती है। ठीक है, तो इन पर नियंत्रण रखने के लिए संसद किन किन विधियों का प्रयोग करता है, ध्यान रखना संसद में सब आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि संसद के कुछ मेंबर भी कार्यपालिका का पार्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री संसद का पार्ट होता है, मंत्रिपरिषद संसद का पार्ट होते हैं, तो ये भी के संसद के पार्ट है ही, ये कार्यपालिका भी होते हैं। ठीक है ना, तो संसद में जो सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है, वो किस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण हो रहा है, यानी कि संसद किस प्रकार से किन विधियों का प्रयोग करके नियंत्रण कर रहा है, तो उसकी बेसिकली हमें बात करनी है। ठीक है, तो देखो, तो संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए भाई विभिन्न विधियों का उपयोग करती है, ताकि सरकार क्या रहे, आंसर देती रहे, ठीक है, जवाब दे रहे, और लोकतंत्र की स्वस्थ कार्य प्रणाली बनी रहे। ठीक है भाई, लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र में जवाबदेही तो होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो बात ही नहीं बनेगी। तो लोकतंत्र की स्वस्थ कार्य प्रणाली बनी रहे। ठीक है, तो इसके लिए भाई संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है अलग अलग तरीकों से। ठीक है ना, अब प्रमुख संसदीय विधियां कौन कौन से उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला है भाई प्रश्नकाल। ठीक है, नहीं क्वेश्चन आर। तो प्रश्न काल क्या होता है भाई, देखो, ठीक है, प्रश्न काल क्या एक विधि है जिससे क्या भाई कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। तो प्रश्न काल क्या भाई, संसद के सत्र के दौरान प्रतिदिन होता है। ठीक है, जो पहला घंटा होता है उसको हम प्रश्न काल ही बोलते हैं। ठीक है, संसद का। तो प्रश्न काल क्या भाई, संसद के सत्र के दौरान प्रतिदिन होता है। ठीक है ना, इस समय भाई जो सांसद है ना, कार्यपालिका यानी कि सरकार से, ठीक है, जो सांसद है ना भाई, संसद में सांसद तो बैठते हैं, जो सांसद है वो कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी कि सरकार, ठीक है ना, कार्यपालिका मतलब सरकार समझो आप। ठीक है ना, सरकार से प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं भाई, क्वेश्चन पूछते हैं, और संबंधित मंत्री को उत्तर देना पड़ता है। मान लो कि भाई हमारी जो कौन सा, हमारा तो मतलब हेल्थ से रिलेटेड कोई सवाल है, ठीक है, हमारा कुछ हेल्थ से रिलेटेड सवाल है, तो वो हेल्थ मिनिस्टर जो है वो उससे बात करेंगे। ठीक है, हमारा कुछ भाई रोड वगैरह से कुछ मान लो कि कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, सांसद पूछ रहा है, तो वो उस मंत्री को जवाब देना पड़ेगा जो हमारा क्या है, उससे रिलेटेड मंत्री है। ठीक है, समझ रहे हो, और ये सरकार के कामकाज की जांच का महत्वपूर्ण साधन होता है। ठीक है ना, समझ रहे हो, तो मतलब कि जो मंत्री जिससे रिलेटेड है, मान लो जो क्वेश्चन पूछा गया, अब वो जिस मंत्रालय से रिलेटेड है, तो उस मंत्रालय के मंत्री को, उस मंत्री को क्या देना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि मंत्री परिषद आती है भाई कार्यपालिका में, तो सरकार से क्या करते हैं भाई, प्रश्न पूछते हैं, और संबंधित जो मंत्री है ना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, उसको जवाब देना पड़ता है। ठीक है ना, चाहे वो डिफेंस की बात हो, हेल्थ की बात हो, ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बात हो, ठीक है, चाहे वो गृह मंत्रालय की। आपने देखा होगा मणिपुर में क्या हो रहा था भाई, मणिपुर में युद्ध हो रहा था, ठीक है, आपको पता है, मतलब ये चल भी रहा है, ठीक है, लगातार वहाँ पर क्या हो रहा है आपको खुद ही पता है, रुक ही नहीं रहा है। तो मणिपुर के लिए भाई किसको बार बार संसद में कोसा जाता है, किसके लिए, अमित शाह को कोसा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो गृह मंत्रालय, गृह यानी एक देश के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या मतलब युद्ध वगैरह हो रहा है, तो उसको रोकने का काम, उसकी निगरानी रखने का काम गृह मंत्रालय का होता है। तो बेसिकली वहाँ पर फिर क्या, मान लो जैसा सवाल होगा तो उस मंत्री को उत्तर देना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रश्नकाल। ठीक है, तो ये देखो ना,
अब मान लो मंत्री अपने मन मर्जी तो नहीं कर सकता है, तो जिस जो उसका काम है उसको करना है, ठीक है ना। तो वो क्या है, उस संबंधित मंत्री को उत्तर देना पड़ता है। यानी कि इस प्रकार से क्या है, जो संसद है वो नियंत्रण रखती है, ठीक है, किस पर, कार्यपालिका पर, ठीक है, क्योंकि मंत्री कार्यपालिका का पार्ट होता है, ठीक है। समझ आ गया भाई क्या कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद है भाई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। तो इसको हम, इसमें आप क्या बता सकते हो कि सांसद किसी विशेष सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। भाई मान लो सरकार अपने मजे में है, ठीक है ना, मतलब कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका का काम भाई उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या है, ठीक है, उसका ध्यान आकर्षित करवा सकते हैं, ठीक है, सांसद। तो सांसद यानी कि संसद में बैठते हैं तो हम सांसद बोले, ध्यान रखना। तो सांसद भाई किसी विशेष सार्वजनिक महत्व, ठीक है, जो एक जिस पब्लिक के लिए एक बहुत महत्व रखता है, ठीक है, वो मुद्दा, तो उस पर का सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। और संबंधित मंत्री को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना होता है, क्योंकि जिससे रिलेटेड मान लो वो मुद्दा चल रहा है तो सार्वजनिक महत्व का है, ठीक है, उस सार्वजनिक मुद्दा है, ठीक है। तो उस संबंधित मंत्री को क्या है, उस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना होता है जो भी इससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यानी कि जो भाई चल रहा है, ठीक है, सार्वजनिक मुद्दा जिस पर ध्यान सरकार नहीं दे रही है, ठीक है, सरकार को पता है लेकिन उस पर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, कुछ पॉलिसी वगैरह नहीं बना रही है, तो ऐसे में क्या उसका ध्यान उस साइड में आकर्षित किया जाता है सांसद यानी संसद के द्वारा, ठीक है। समझ रहे हो, समझ आ गया भाई। सांसद क्या रहा, मतलब कि संसद के अंदर जो सांसद बैठे हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो भाई संसद है भाई, ठीक है, संसद में ये सब होता है, तो ध्यान रखना। समझ आ गया। आगे देखो प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, संसद में सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, मतलब सरकार को, सरकार की आलोचना करना, उसकी निंदा करने का भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। मान लो वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जो जो उसने वादे करे थे उस काम नहीं कर रही है, अब उसके विपक्ष है, ये जो सांसद है दूसरी पार्टी का, वो क्या कर रहे हैं, उसको दबा के भाई उस पार्टी की निंदा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भाई खिलाफ के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। यदि वो अपने कार्यों में असफल रहती है तो ये असफल होती है जो उन्होंने वादे किए थे, ठीक है। और यह कार्यपालिका की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने का साधन होता है, ठीक है, कि भाई जो कार्यपालिका, जो उसकी जिम्मेदारी थी वो काम उसको कर रही है नहीं कर रही है, और उसकी जवाबदेही, क्योंकि भाई उसने जो वादे किए हैं अब उससे वो निपट नहीं रही है, मतलब उसको कुछ कर नहीं रही है, इंप्लीमेंट नहीं कर रही है उन वादों को, ठीक है, जो उसने पहले चुनाव से पहले करे थे, वो मान लो कि सरकार उनकी बन गई है, अब सरकार उनकी बन गई है लेकिन काम वो कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे में भाई जो उन्हें कार्य में सफल रही, तो ऐसे में जो संसद है वो सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकती है, उसकी निंदा कर सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई, इस निंदा प्रस्ताव से कि कार्यपालिका की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो जाती है, ठीक है, कि भाई सरकार को जवाबदेह होना पड़ता है, ठीक है, आंसर देना पड़ता है। तो देख पा रहे हो ना, जो ये कार्यपालिका ही तो है भाई, ठीक है। तो कार्यपालिका क्या भाई अपने मन मर्जी नहीं चला सकती है, चला भी रही है तो उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का तरीका हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद कटौती प्रस्ताव, ठीक है ना। तो ये बजट, जब बजट पर चर्चा होती है, ठीक है, आपको पता है बजट जारी करा जाता है भाई, ठीक है, भाई देश का जो खर्चे मेंटेन करने हैं, जो अलग अलग होने हैं, तो उसका बजट पेश किया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई जो बजट है वो किसने पेश किया था, ठीक है, जो भी बजट पेश हुआ था वो किसने पेश करा था संसद में, ठीक है, पता है तो कमेंट में बताना। तो जब बजट पर चर्चा होती है, ठीक है, तो सांसद सरकारी खर्चे में कटौती का प्रस्ताव रख सकते हैं। मान लो भाई वो कुछ करोड़ों में कुछ ने नंबर बताया कि जो कार्यपालिका है, कि कार्यपालिका में मंत्री वगैरह सब आगे, तो मैं कार्यपालिका ही बोलूंगा, ठीक है। तो वहां पर भाई कुछ सरकारी खर्चे में मान लो कि पर्टिकुलर कुछ फील्ड है, उसमें बोला कि इतना खर्चा होना है, ठीक है। तो बाकी जो सांसद है उनको लग रहा है भाई इतना खर्चा थोड़ी होगा इसमें, तो ऐसे में क्या है, वो कटौती प्रस्ताव रख सकते हैं कि भाई इस खर्चे में कटौती होनी चाहिए, ठीक है। और इससे क्या सरकार को ये बताना पड़ता है कि वह निर्धारित खर्च क्यों कर रही है। मान लो उसने कुछ एक्स अमाउंट बताया, ठीक है, तो मान लो कि वहाँ पर कटौती प्रस्ताव आ गया, तो ऐसे में वो कटौती प्रस्ताव रखेंगे, तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको बताना पड़ता है कि निर्धारित खर्च क्यों है, इतना एक्स जो अमाउंट है ये क्यों हुआ है और क्यों इतना खर्चा करना है, ठीक है ना। तो ऐसे उसको वही बताना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उनसे पूछा, वो अपने मन मर्जी से बजट पेश नहीं कर सकते, अपने खर्चा निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि खर्चा जो उन्होंने रखा है वो दूसरे, वहाँ पर दूसरे जो सांसद है वो कटौती प्रस्ताव रख सकते हैं। अब ऐसे में क्या, अब यहाँ पर जो कार्यपालिका उसको जवाब देना पड़ेगा, यानी कि सरकार यानी कार्यपालिका उसको जवाब देना पड़ेगा कि वो निर्धारित खर्च क्यों कर रही है। समझ आ गया भाई क्या कह रहा हूँ। उसके बाद वित्तीय नियंत्रण, ठीक है भाई, बजट कहाँ पेश होता है, संसद में, ठीक है ना। तो संसद भाई, संसद में भाई वित्तीय नियंत्रण तो रख सकते हैं, ठीक है। तो संसद यानी विधायिका, ठीक है ना।
और तो संसद किस प्रकार से भाई नियंत्रण रखती है कार्यपालिका पर? वित्तीय नियंत्रण रखती है, क्योंकि बजट संसद में पेश होता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि जो खर्चा वो कर रहे तो उसका जवाब उनको देना पड़ता है संसद में, ठीक है ना। तो संसद सरकार के खर्चों पर निगरानी रखती है, यानी वित्तीय नियंत्रण भी रखती है, ठीक है ना। और लोक लेखा समिति हो गई, ठीक है, अनुमान समिति हो गई, ठीक है, ये जैसी समितियां क्या है, सरकारी खर्चे की समीक्षा करती हैं, यानी कि ये संसद की समितियां हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं भाई, जो सरकारी खर्च है ना, जो बजट पेश हो गया, ठीक है, बजट अमाउंट है, ठीक है, वो सब बजट हमारा हो गया पूरा, ठीक है, उसके बाद जो खर्चे हैं उसकी निगरानी करती है लोक लेखा समिति हो गई, ये सब जो संसद की समितियां, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो संसद ये करती है भाई, संसदीय समितियों की सहायता से क्या करती है, वित्तीय नियंत्रण रखती है, यानी फाइनेंशियल कंट्रोल रखती है किस पर, कार्यपालिका पर, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है ना, काफी अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना भाई, ठीक है, इतना लिख के आ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नॉन कॉन्फिडेंस क्या होता है भाई, मोशन। तो इसमें क्या होता है भाई, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया जाता है, और यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार हट जाती है, सरकार को इस्तीफा देना होता है, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो देखो, यदि संसद को लगता है कि सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रही है, खरा नहीं उतर रही है, ठीक है, यदि संसद को लग रहा है कि भाई जो सरकार, जो गवर्नमेंट बनी है, वो अपनी अपेक्षाओं पर पूरी नहीं उतरी, जो उसने वादे करे थे, या जनता की अपेक्षाओं को पर खरा नहीं उतर रही है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। और यदि ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या होता है भाई, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार की यदि टाटा बाय बाय, ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ भाई। तो यही है भाई, तो अविश्वास प्रस्ताव से भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यही है, तो प्रस्ताव लाया जाता है भाई, पास हो जाता है तो सरकार की छुट्टी हो जाती है, ठीक है, समझ आ गया। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, क्योंकि भाई इस पे लोगों के क्या चाहिए, मत चाहिए ना, जो संसद में है, तभी तो पास होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे थोड़ी ना भाई पास हो जाएगा, समझ आ गया। उसके बाद संशोधन और चर्चा। आपको पता है भाई कि अगर संविधान में या किसी कानून में जो बन रखा है उसको संशोधन करना है तो उससे पहले वो विधेयक होता है, क्या होता है, विधेयक यानी कि बिल होता है, ठीक है ना। तो उस विधेयक पर चर्चा होती है पहले। अगर वो विधेयक, विधेयक मतलब कि एक मान लो एक लोकसभा है, फिर राज्यसभा है, ठीक है, दो सदन में चर्चा होती है, तो विधेयक पहले लोकसभा में चर्चा होगी, जिसमें सदन में पहले पेश करा जाता है, ठीक है। अगर वो धन विधेयक है, मतलब कि मनी से रिलेटेड है, तो वो लोकसभा में ही पेश हो सकता है, राज्यसभा में नहीं पेश हो सकता है, ध्यान रखना। अगर कोई भी विधेयक है तो वो लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पेश हो सकता है। बात अभी संसद की हो रही है, संसद में दो सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा, मैंने बता दिया है, ठीक है। तो संसद में भाई क्या है, कोई विधेयक है, कोई संशोधन करना है किसी कानून में, तो पहले वो विधेयक लाया जाएगा, तो उस विधेयक पर क्या होगी, चर्चा होगी, क्या होगी भाई, चर्चा यानी कि बहस होगी। अगर उसमें क्या है, वो चर्चा सफल हो जाती है, उस विधेयक को पास हो जाता है एक सदन में, तो वो दूसरे सदन में जाता है, वहां पे भी सिमिलरली क्या होती है भाई, बहस होती है, चर्चा होती है उस विधेयक पर। अगर वहां से भी पास हो गया तब जाके क्या बात होती है भाई, संशोधन हो जाता है। तो ऐसे ही संशोधन नहीं हो जाता है, सरकार कोई संशोधन करना चाहते है उसको जवाब देना पड़ेगा, बहस और चर्चा का में शामिल होना पड़ेगा, तब जाके वो संशोधन होता है, ठीक है, समझ आ गया। तो संसद में क्या भाई, सरकारी नीतियां, विधेयक और कार्य पर चर्चा होती है, ठीक है ना, समझ आ गया भाई। कुछ नीतियां हैं, कोई विधेयक यानी बिल है, कोई कार्य है, तो उस पर चर्चा होती है, ऐसे ही वो सब पूरा नहीं हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये कार्यपालिका पर नियंत्रण ही है एक तरह से, ठीक है। कंट्रोल मतलब क्या, मान लो मैं यार मैं कुछ काम कर सकता हूँ, मुझे पे कोई रोक टोक नहीं है, मेरे पे नियंत्रण नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे जवाब देना पड़ रहा है अपने घर को या किसी भी जगह को, किसी भी जगह पर, तो मेरे ऊपर कंट्रोल है उस बंदे का या उस मेरे घर का, समझ रहे हो। तो ऐसे ही कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण होता है, वो ऐसे ही कुछ काम नहीं कर सकते, उसको हर चीज में चर्चा बहस होती है और सांसदों को जवाब देना पड़ता है, समझ आ गया। और ये सरकार को सही दिशा में कार्य करने के लिए बाध्य करता है, ठीक है ना। जो संशोधन और चर्चा वाला सिस्टम है ना ये, ठीक है, संसद का जो विधि है ये सरकार को सही दिशा में काम करने के लिए क्या करता है भाई, बाध्य करता है, ठीक है, समझ आ गया क्या कह रहा हूँ मैं। आगे देखो, उसके बाद संसदीय समितियां, पीछे ही बात करी हमने, ठीक है, कि भाई संसद में समितियां होती जो कि भाई निगरानी रखती है, ठीक है, सरकार पर, ध्यान रखना। तो विभिन्न संसदीय समितियां होती हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, ठीक है, ये कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका के जो वर्क है, फंक्शन है, उसके कार्यों की समीक्षा करती है, ठीक है ना। और ये समितियां क्या भाई, सरकार को जवाबदेह बनाती हैं, ठीक है। जो संसद की समितियां है ये सरकार को
जवाबदेह बनाती है, यानी कि पर्टिकुलर उस काम के लिए उसको जवाबदेह होना होता है उस सरकार को, ठीक है, उस समिति के प्रति, ठीक है, जो संसद की है। समझ आ गया। तो संसदीय समितियां भी क्या है, तरीका है किस पर नियंत्रण रखने का, कार्यपालिका पर, ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो कि भारत में किसान आंदोलनों की प्रकृति और उनके स्वरूप की उचित उदाहरणों के साथ उसका परीक्षण कीजिए, ठीक है। आपको पता है भाई भारत में किसान आंदोलन खूब चले हैं, ठीक है ना, पता है आपको, अलग अलग कारणों से चले, उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें किसान आंदोलनों की प्रकृति भी बतानी है, उसका नेचर क्या था भाई, जो किसान आंदोलन हुए, पीजेंट्स मूवमेंट हुए हैं, उसमें उसका क्या नेचर रहा, उसका स्वरूप कैसा था, यानी मतलब कि उसकी विशेषता क्या थी, और हमें उदाहरण भी बताने हैं, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो हमें किसान आंदोलन की प्रकृति, उसका स्वरूप और उसके एग्जाम्पल भी देने हैं, तो तीन चीज हो गई, तो तीनों चीजों की बात भी करेंगे हम, ठीक है। तो समझ आ गया भाई क्वेश्चन, किसान आंदोलनों की बात करें सिंपल भाषा में कहूँ तो भारत में किसान आंदोलन विभिन्न समय पर उभरे हैं, आपको पता है, ठीक है ना, अलग अलग समय पर आंदोलन हुए हैं, ठीक है, यानी कि एक साथ लाइन से हो गए, अलग अलग समय पर हुए और अलग अलग कारणों से, अलग अलग उद्देश्य से हुए हैं, ठीक है ना। और इनका मुख्य उद्देश्य बेसिकली क्या होता है, किसानों के शोषण का विरोध करना। अगर जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, अगर उसका मैं एक उद्देश्य निकालना चाहूँ ना, तो उसका मेन उद्देश्य ये होता है भाई, जो किसान है ना, उसका जो शोषण हो रहा है उसका विरोध और उनके अधिकारों की रक्षा करना, जो किसानों से उनके अधिकार की अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके अधिकारों की अवहेलना की जा रही है, ठीक है, और जो किसानों का शोषण हो रहा है ना, उसका विरोध करने के लिए किसान आंदोलन हुए हैं मेनली। अगर देखो सबका उद्देश्य, बाकी सबकी मांगे अलग अलग होती है, आपको पता है, ठीक है, अलग अलग रीजन में जो आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सबका मेन मकसद क्या होता है भाई, एक मुख्य उद्देश्य बोलूं तो इस शोषण को रोकना और अधिकारों की रक्षा करवाना, ठीक है, समझ आ गया क्या कह रहा हूँ। आगे देखो, अब हम बात करेंगे भाई प्रकृति के, नेचर ऑफ पीजेंट मूवमेंट, ठीक है ना, समझ आ गया भाई। देखो पहला है भाई सामाजिक आर्थिक असमानता, ठीक है ना, प्रकृति की बात कर रहा हूं ना, तो यह आंदोलन किसानों के शोषण और आर्थिक असमानता के खिलाफ थे, ठीक है ना भाई। तो पहला इसकी प्रकृति की बात कर, प्रकृति का नेचर कैसा था भाई इन आंदोलनों का, तो पहला था भाई सामाजिक आर्थिक असमानता को लेकर ये आंदोलन थे, ठीक है ना। तो यह आंदोलन भाई किसानों के लिए शोषण और जो उनकी आर्थिक असमानता है ना, आपको पता है भाई कि किसान इतने गरीब हैं, वो देश की खाद्य पूर्ति को पूरा कर रहे हैं, लेकिन वही गरीब है, ठीक है ना, वही टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं। तो यही है, तो आर्थिक असमानता के खिलाफ थे, ठीक है। तो एक पहली प्रकृति में ये सब बताओगे, ठीक है। और उसके बाद स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर, यानी कि प्रारंभिक किसान आंदोलन क्या थे, स्थानीय स्तर पर हुए, लेकिन धीरे धीरे ये राष्ट्रीय स्तर पर संगठित हो गए थे। कितने फेमस आंदोलन हुए हैं, ठीक है, हमारी हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक किसान आंदोलन जो थे भाई स्थानीय स्तर पर थे, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर संगठित हो गए। तो इनका नेचर था इन आंदोलनों का, ठीक है, ये भाई सामाजिक आर्थिक असमानता के खिलाफ थे, फिर ये राष्ट्रीय स्तर तक भी फैले, ध्यान रखना। उसके बाद संगठित संघर्ष, यानी कि जितने भी किसान थे ना ये आपस में संगठित हो गए, ठीक है, और संघर्ष कर रहे थे। तो ये आंदोलन गैर हिंसक तरीके और कभी कभी हिंसक रूप भी अपनाते थे, ठीक है। संगठित संघर्ष होता था, मतलब किसान संगठित रूप से ये संघर्ष करते थे, यानी आंदोलन करते थे, और ये गैर हिंसक भी होते थे, और कभी कभी ये हिंसक रूप भी ले लेते थे, ठीक है ना, ध्यान रखना, समझ आ गया। उसके बाद जमींदारी और ऋण प्रथा का विरोध, ठीक है भाई, जो जमींदारी प्रथा है भाई, जमींदार इनसे कर वसूल रहा है, ठीक है, और जो ऋण प्रथा है, ठीक है, कि भाई किसान ही ऋण लेते हैं, ठीक है, फिर भाई ऋण टाइम पे ना चुका हो तो उनकी भाई जमीन हड़प लेते हैं, या कह लो इतना ब्याज चढ़ा देते हुए किसान उसके तले ही दब जाता है, ठीक है। तो किसानों ने भाई जमींदारों और जो साहूकार के जो अत्याचार है ना, ठीक है, जो ये जमींदारी और जो ऋण प्रथा है, ठीक है, इसके अत्याचारों के खिलाफ ये आवाज उठाई, यानी आंदोलन करे, ठीक है ना, समझ आ गया। उसके बाद अब स्वरूप की बात करते हैं, किसान आंदोलनों का स्वरूप क्या रहा है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। स्वरूप का मतलब क्या होता है भाई, इनकी विशेषता बेसिकली, ठीक है, यानी किसान आंदोलन जो हुए इनका स्वरूप कैसा था भाई, इनका नेतृत्व वो कौन कर रहा था, तो ये सब चीज़ें। तो नेतृत्व की बात करूं तो इन आंदोलनों का नेतृत्व भाई कभी कभी किसान नेताओं ने करा और कभी कभी राजनीतिक दलों ने भी करा, ठीक है ना भाई। इनको कैसे छोड़ सकते हैं इन राजनीतिक दलों को, यानी कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को। ये तो भाई ऐसी है कि जहाँ दिखाना कि भाई जहाँ से हम लाइमलाइट में आ सकते हैं, मतलब पार्टियां सोचती है कि भाई ऐसा मुद्दा जहाँ से हम भाई जनता के सामने आ जाए, हमें फायदा हो जाए, तो वहां पर जाके पहले ही ऐसे खड़े हो जाएंगी, हाँ भाई क्या हो गया, तो उसमें जुड़ जाती हैं। तो यही बात है, नेतृत्व कभी कभी इन किसान नेताओं ने करा, किसान जो कि नेता हैं, कभी कभी इन राजनीतिक दलों ने भी क्या करा, इनमें भाई इनका नेतृत्व करा इन आंदोलनों का, ठीक है, समझ आ गया। तो इन आंदोलनों का जो लीडरशिप यानी जो नेतृत्व है वो कभी कभी किसान नेताओं ने करा, तो कभी कभी राजनीतिक दलों ने भी किया, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आर्थिक मांगे,
ठीक है। स्वरूप की बात कर रहे हैं तो भूमि सुधार, करों में कमी और ऋण मुक्ति जैसी मांगे प्रमुख रही हैं। ठीक है, स्वरूप की बात करते हैं ना, तो इनकी आर्थिक मांगे क्या थी, इनकी मांगों की बात करें, यानी बेसिकली जो आंदोलन हो रहे थे स्वरूप में हम बात कर रहे हैं कि इनकी मांगे थी। मांगे क्या थी कि भाई भूमि सुधार होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि किसी के पास तो ज़्यादा भूमि है, ठीक है, जमींदारों वगैरह के पास, किसानों के पास बिल्कुल भूमि नहीं है, तो बेसिकली मतलब भूमि सुधार होना। ठीक है, करों में कमी करना जो इन किसानों से लिया जाता है। ठीक है, ऋण मुक्ति यानी जो में लोन है उसकी मुक्ति, जैसे उनकी मतलब उनसे मुक्त करना इन किसानों को। तो ऋण मुक्ति जैसी जो मांगे हैं वो प्रमुख रही हैं बेसिकली इन आंदोलनों की। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद जाति और वर्गीय एकता, तो कई आंदोलनों में कई किसानों ने जाति और वर्ग की सीमाओं को तोड़कर एकता दिखाई है। मतलब किसान किसी भी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, लेकिन उनको पता है कि भाई हमारा मकसद है कि हम एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, एक ही चीज़ के लिए हमको एक ही चीज़ हमें चाहिए। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या करा भाई, जो वर्ग की जाति की सीमाएं इसको ये लांघ गए। ठीक है, और क्या करे उन्होंने एकता दिखाई। ठीक है ना, यानी वर्ग की जाति की जो सीमा है उसको तोड़कर इन्होंने एकता दिखाई, यानी यूनाइट हो गई। ठीक है, ये समझ आ गया है भाई क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद राजनीतिक प्रभाव, तो ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजनीतिक आंदोलन से भी जुड़े रहे। ठीक है ना, तो राजनीतिक प्रभाव क्या रहा, ठीक है, इनका स्वरूप क्या रहा। तो ये आंदोलन जो है भाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जब भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन हो रहे थे तो उसके दौरान ये राजनीतिक आंदोलन से भी जुड़ गए। यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हो रहे थे तो एक किसान उसमें भी जुड़ गए। ठीक है, समझ आ गया क्या कह रहा हूँ मैं। तो इनका स्वरूप था ये। ठीक है ना, समझ आ गया। अब हमें उदाहरण भी बोले थे भाई कि कुछ एग्जाम्पल भी, तो उचित एग्जाम्पल तो हम देंगे। ठीक है, तो प्रमुख किसान आंदोलन और उनके उदाहरण। ठीक है, तो देखो, नील विद्रोह हुआ था आपको पता है उन 1859 से लेकर 60 में। ठीक है ना, तो किसानों ने क्या करा था, अंग्रेजों द्वारा नील की जबरन खेती का विरोध किया था। ठीक है ना, समझ आ गया। उसके बाद भाई आपको पता होगा भाई कि चंपारण में भी हुआ था नील विद्रोह। ठीक है, 1917 में। ठीक है, 1917 में हुआ था, आपको पता है कि भाई इनको ये 17 में क्या कहा था भाई कि अंग्रेजों ने किसानों से नील की खेती करवा ली, लेकिन बाद में क्या करा भाई, इनको नील की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर किसानों को वापिस उन्होंने ये बोल दिया भाई अगर तुमको इस नील की खेत से छुटकारा पाना है तो तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या, एक 17 में भी हुआ था नील विद्रोह। ठीक है, समझ आ गया, चंपारण में, बिहार में। गांधी जी ने वहाँ पर काफ़ी कह सकते हैं भाई चंपारण में इन किसानों की मदद करी थी, और किसानों से 25% हिस्सा, जितना मैंने किसानों से लिया था ना इन अंग्रेजों ने, उसका 25% क्या करा था, वापस दिलवा दिया था। ठीक है ना, और ये किसानों अब सोच रहे भाई पूरा 100% नहीं दिया, 25% दिया। यहाँ पर क्या है, अंग्रेजों ने पहली बार भाई किसानों के सामने घुटने टेके, किसानों को अपने अधिकारों के बारे में पता चला। तो ये सबसे बड़ी बात है, गांधी जी ने यही कहा था। ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो नील विद्रोह की हमने बात कर ली भाई, किसानों ने अंग्रेजों द्वारा नील की जबरन खेती का विरोध किया था। ठीक है ना, कि नील विद्रोह रहा। 17 में भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद पावना आंदोलन, ठीक है, ये 1873 में हुआ था। ठीक है ना, बंगाल में जमींदारों द्वारा बड़े लगान के खिलाफ ये आंदोलन था। ठीक है, जब पावना आंदोलन की बात करते हैं तो जो ज़्यादा ये क्या लगा रहे थे भाई, जो लगान था नहीं, जो कर ज़्यादा लगा रखा था उसके विरोध में ये आंदोलन था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, आपको पता है कब हुआ था, 1918 में हुआ था। ठीक है, तो गुजरात के किसानों ने करों में छूट के लिए आंदोलन किया था। तो खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था, ये किसानों ने करों में छूट के लिए क्या करा था, यहाँ पर ये आंदोलन किया था। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, ये 1928 में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में करों की बढ़ोतरी का विरोध बेसिकली हुआ था। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर मैं उसकी विशेषता ही बता रहा हूँ। उसके बाद तेभागा आंदोलन जो कि 1946 से 47 में चला है। ठीक है, ये बंगाल में किसानों ने जोतदारों से फसल का 2/3 हिस्सा मांगा था। ठीक है ना, जोतदार क्या होते हैं, अमीर किसान। जोतदार का मतलब होता है भाई अमीर किसान। ठीक है, अमीर किसान होते हैं इसका मतलब। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बात क्या है कि जो तेभागा आंदोलन है ये इस टाइम पर हुआ था 46-47 में, और बंगाल में किसानों ने जो जोतदार है इनसे क्या करा था भाई, 2/3 हिस्से की मांग करी थी। ठीक है, समझ आ गया भाई, किस में, फसल में। ये हो जाएगा, आपको समझ आ गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख आंदोलन आपको ध्यान रख लेने भाई, नील विद्रोह, पावना आंदोलन, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, और तेभागा आंदोलन, चंपारण का आप याद रख सकते हो। तो ये सब मैंने आपको बता दी है। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
क्या है, यानी कि आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, और 1970 से संविधान के भाग 4 में जो बदलाव हुआ है उसका वर्णन कीजिए। तो आपको ये बताना है भाई कि राज्य के नीति तत्व क्या हैं, ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं बेसिकली। और 1970 से जो बदलाव हुए हैं संविधान के भाग 4 में, भाग 4 क्या है, संविधान का जो भाग 4 है ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं उसका वर्णन बेसिकली आपको करना है, ठीक है ना, समझ आ गया। तो आपको बेसिकली ना कमेंट सेक्शन में एक बात बतानी है कि हमारे में कितनी भाई अनुसूचियां हैं, ठीक है, कितने भाग हैं संविधान के और कितने अनुच्छेद हैं। भाई बेसिक के बच्चों को पता रहता है, ठीक है, ग्रेजुएशन का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने भाग हैं, ठीक है ना। कमेंट में बता देना अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आ गया। तो देखो, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इस संविधान के भाग 4 में यानी कि अनुच्छेद 36 से 51, मैं बात कर रहा हूँ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो इसका वर्णन हमें मिलता है 36 से 51 के बीच में, ठीक है, अनुच्छेद, और भाग 4 में इसका वर्णन है, तो इसमें दिए गए हैं, ठीक है। और ये सिद्धांत भाई आधिकारिक निर्देश के रूप में होते हैं, ठीक है। तो पहले बताने से पहले थोड़ा बता देता हूँ। देखो, हमारे पास ना एक मौलिक अधिकार होते हैं, हमको पता है इंसानों अगर वो भारत में भाई है, ठीक है, तो उसके पास 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अगर उसको हनन होता है तो हम डायरेक्ट भाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि चुनौती दे सकते हैं कि भाई इस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, लेकिन हनन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, अगर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि हमारे संविधान ने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है, और कुछ ऐसी बातें जो कि क्या राज्य की मर्जी है वो लागू करे या ना करे, ठीक है ना। संविधान कहते हैं कि भाई लागू लागू करे राज्य, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर राज्य उस पर्टिकुलर राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जैसे बेसिकली जनता के कल्याण की बात करते हैं, ऐसे सिद्धांत हैं, ठीक है, तो अगर राज्य उसको लागू नहीं करता तो जनता या जो व्यक्ति है उसको क्या है, संसद कह रहा हूँ, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता, ठीक है ना। संसद ने न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है, ठीक है ना, समझ आ गया। लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो भाई हम कोर्ट में जा सकते हैं, फिर संसद कह रहा हूँ यानी कि न्यायालय में यानी कोर्ट में हम जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अगर उसको लागू नहीं करता है राज्य, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं, समझ आ गया। अब वापिस आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई जो ये सिद्धांत हैं आधिकारिक निर्देश के रूप में होते हैं, मतलब कि निर्देश दिया जाता है किसको, राज्यों को, कि जिनका पालन भाई राज्य को करना चाहिए, भाई करना चाहिए। अब नहीं भी करेंगे तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, मतलब एक जनता उसको, आम जनता उसमें चुनौती नहीं दे सकती है, ठीक है। और बाकी समाज जो संविधान है उसने ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का कंसेप्ट डिक्लेयर रखा है ताकि जनता के कल्याण हो सके, ठीक है, ठीक है, जनता की भलाई हो सके, ठीक है। अगर उसको लागू करती है, उसका पालन करती है राज्य, तो जनता की भलाई इससे होगी, ठीक है ना। तो जिनका पालन राज्य को करना चाहिए भाई ऐसे निर्देश होते हैं ताकि समाज में सामाजिक आर्थिक जो न्याय है और जो कल्याणकारी राज्य है उसकी स्थापना हो सके, ठीक है ना, समझ आ गया। देखो, और इन्हें क्या गैर न्यायिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि भाई राज्य के हाथ में है कि वह उसको लागू करता है या नहीं करता है, इसलिए इसको गैर न्यायिक, ठीक है ना। यानी तुम इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए इसको गैर न्यायिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार को न्यायिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि मान लो तुम्हारे उसका हनन हो रहा होता है, तुम्हें अगर वो मौलिक अधिकार तुमसे छीन ले जाते हैं तो तुम उसको अपना न्याय मांग सकते हो, ठीक है, अदालत में जाके, तो उसको इसलिए न्यायिक अधिकार बोलते हैं, इसको गैर न्यायिक बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, निर्देशक सिद्धांत इसका अर्थ क्या है, ठीक है, अभी तो हमने बात करी भाई कि सिद्धांत जो है ये कहाँ पर मिलेंगे हमें संविधान में, और क्या मतलब बेसिकली इनका क्या उद्देश्य है, ठीक है, कि संविधान में अगर हैं तो भाई राज्य को उसका पालन करना चाहिए, सब बातें मैंने बताई। लेकिन इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो सिद्धांत संविधान के आदर्श और लक्ष्य को दर्शाते हैं, ठीक है ना। भाई राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है राज्य संविधान के का लक्ष्य क्या है उसको दिखाते हैं, और इस सरकार को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भाई एक सरकार को अगर नीति बनानी है ना तो उसको क्या है, मतलब कि अगर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ बनानी है तो वो क्या है भाई, जो ये राजनीतिक नीतिक सिद्धांत है जिसमें बताया कि जो निर्देश दिए गए हैं उसको वो देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या वो नीतियाँ बना सकते हैं, यानी कि मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और उनका उद्देश्य क्या होता है भाई, समानता,
न्याय यानी कि जस्टिस, और मानव कल्याण को बढ़ावा देना है। ठीक है भाई, संविधान में यही है कि इससे जनता के कल्याण की बात होगी, जनता का कल्याण होगा, राज्य कैसा बनेगा, कल्याणकारी बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। हमें कह सकते हैं कुछ सजेशन दे रखे हैं संविधान ने, ठीक है, राज्यों को सब अपनी नीतियों में इनको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, सब चीज़ लागू करना। ठीक है, समझ आ गया। अब हम बात करेंगे भाई 70 के बाद भाग 4 में क्या क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, देखो, तो 70 के दशक के बाद भाई कई संशोधन और निर्णय के माध्यम से जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें बदलाव किए गए हैं। ठीक है, और इन्हें और मजबूत किया गया है। ठीक है, तो 70 के बाद बहुत संशोधन और निर्णय के माध्यम से इसमें चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, तो पहला भाई 42 संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। ठीक है, तो देखो, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और न्याय जैसे शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और न्याय, ये जब संविधान बना जब नहीं थे भाई, ये ध्यान रखना। प्रस्तावना में जो हमारी प्रिम्बल होती है ना, आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे बचपन से, प्रिम्बल आपने देखी होगी, प्रस्तावना जो आपकी हर बुक के स्टार्टिंग में होती है, तो उसमें ये ना शब्द नहीं थे, मतलब कि आपको बोलोगे, आप देखोगे उसमें है। तो ये कब जोड़े गए हैं? 1976 में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और न्याय। ठीक है ना, तो ये जोड़े गए। ठीक है, और अनुच्छेद 39A को जोड़ा गया। ठीक है, इस 42वें संविधान संशोधन के तहत, और जिससे क्या जिसमें गरीबों को न्याय तक समान पहुंच का अधिकार दिया गया है। ठीक है, मतलब कि जिसमें गरीबों को न्याय तक समान पहुंच का अधिकार दिया गया है, ध्यान रखना। और ये सब भाई किस में आते हैं? 39 वगैरह, ये सब हमारा नीति सिद्धांत में आता है। तो सब हम उसी में बात करते हैं, जैसे न्याय की, धर्मनिरपेक्ष, ऐसे शब्द हो गए न्याय। तो ये सब राज्य के पास होते हैं भाई, इसको करना चाहे या नहीं करना चाहे लागू, लेकिन इसके लिए क्या है भाई, हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, ध्यान रख लेना। बाकी इसमें चेंजेस किया गया भाई, 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, 39A को लागू किया, जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें गरीबों को न्याय तक समान पहुंच का अधिकार दिया गया। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, अनुच्छेद 48A जोड़ा गया। ठीक है, और वन्य जीवन सुरक्षा को शामिल किया गया। ठीक है, जो वन्य जीवन सुरक्षा है, ठीक है, नहीं वन्य जीव, ठीक है, जो वन का जीवन है उसकी सुरक्षा हो, ठीक है, उसको शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण 48A के तहत, ठीक है ना, अनुच्छेद 48A के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, समझ आ गया। तो एक बदलाव ये किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 43A जो कि 1976 में ही करा गया है। ठीक है, तो श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी की व्यवस्था की गई। ठीक है, जो हमारे श्रमिक हैं, ठीक है, उनके प्रबंधन में भागीदारी की व्यवस्था की गई इसके तहत। ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद अनुच्छेद 39F, ठीक है ना, तो बच्चों और युवाओं के विकास और शोषण से बचाने की बात की गई है इसमें। ठीक है ना, तो अगर अनुच्छेद 39F की बात करते हैं, ठीक है, ये क्योंकि हमारा नीति सिद्धांत है उसी में सब आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें एक चेंज ये किया गया भाई, जो बच्चे और जो युवा हैं उनके विकास और शोषण से बचाने के लिए इसमें बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या करना में और ध्यान देना। तो अनुच्छेद 39F इसकी बात करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 48 से पर्यावरण संरक्षण बता ही चुका हूँ। ठीक है ना, पीछे ही मैंने बात कर ली है। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, यही मैंने बात कर ली है। ठीक है, बाकी दोबारा बता देता हूँ, राज्यों को पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। ठीक है ना भाई, सारे राज्यों को ही तो काम करने हैं। जो हमारा ये राज्य के नीति सिद्धांत है किसको लागू करने हैं? राज्य के ऊपर है भाई। पर्यावरण संरक्षण, जनता की भलाई करना, ये सब जितने भी बातें हैं, ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा करना, ये सब बातें बताई गई हैं राज्य को। ठीक है, ठीक है, जो सो करना है तो ये राज्य के ऊपर सो लागू करता है या नहीं करता, बाकी संविधान कहता है करना चाहिए। ठीक है ना, तो भाई 48 से जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, इन राज्यों को पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, प्रदूषण को नियंत्रण करना है, ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो कि संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों की भूमिका और कार्यों का विश्लेषण कीजिए। आपको ये बताना है, जो संसद है उसके जो दोनों सदन है, ठीक है ना, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी भूमिका क्या है, ठीक है ना, रोल, और उनका कार्य क्या है, आपको बेसिकली ये बताना है। ठीक है ना, तो भारत भाई जो संसद है भारत की, उसमें 2 सदन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम निचला सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
और इन सदनों के अध्यक्षों की भूमिका भाई अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राज्यसभा उसका अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा उसका अध्यक्ष। तो क्योंकि अध्यक्ष मेन है, उसका काम है भाई कि संसद की कार्यवाही को संचालन करना, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है वो। और लोकसभा अध्यक्ष हो गया, चाहे राज्यसभा का सभापति हो गया, ठीक है ना, राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं, ठीक है। और कौन होता है सभापति, आपको पता होगा, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, ठीक है ना। लोकसभा का अध्यक्ष तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो चुनते हैं, ठीक है, बताऊंगा आगे। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष को सभापति कहते हैं, वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और वर्तमान में कौन है भाई उपराष्ट्रपति, कमेंट में बता देना, ठीक है, ठीक है भाई, कमेंट में बता देना, 2-3 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ मैं आपसे। तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो सभापति हैं, ठीक है, वो सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और संविधान के नियमों के पालन को क्या करते हैं भाई, सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट भूमिका ये निभाते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो हम बात करते हैं भाई लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और कार्य की, ठीक है। देखो, तो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन है वर्तमान में, बताना, ठीक है ना। चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, मैंने बताया स्टार्टिंग में, जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसको जो चुनाव हो रहा है ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो लोकसभा के मेंबर्स है ना, तो उन्हीं से वो क्या करते हैं भाई, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे सदन की कार्यवाही का संचालन। तो पहला भूमिका और कार्य की बात कर रहे थे ना भाई हम, ठीक है। तो पहला क्या है भाई कि सदन की जो कार्यवाही है ना उसका संचालन करना, ठीक है ना। तो लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, आपको पता है भाई, आपने कई बार देखा होगा भाई संसद में, ठीक है, जब बहस वगैरह चल रही होती है, ठीक है, जो कार्यवाही का संचालन कौन करते हैं, जितनी बैठकें हो रही है संसद की, यानी लोकसभा की, ठीक है ना, तो उसके संचालन, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। यानी कि सभी बैठकों का संचालन करना, देखना, ठीक है ना। तो वो जो सदन यहाँ पर भाई बहस चल रही होती है लोकसभा की, सामने बैठा होता है, ठीक है, वही होता है, ठीक है, कौन, हमारा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और सांसदों को बोलने का अवसर देते हैं और चर्चा का क्रम भी तय करते हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार एक सांसद बोल रहा होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है रोकने के लिए, ठीक है, मतलब कि उसको बोलने का एक समय दिया जाता है, अगर उसको क्रॉस कर जाता है तो उसको रोक दिया जाता है, ठीक है ना। तो सांसदों को बोलने का अवसर दिया जाता है और चर्चा का क्रम तय होता है, मतलब ये नहीं कि कोई भी उठ को भाई किसी को भी बोल, नहीं नहीं, एक क्रम होता है कि भाई इसके बाद ये बोलेंगे, इसके बाद ये बोलेंगे, ऐसे क्रम तय करते हैं कौन, सदन के जो लोकसभा सदन के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो लोकसभा की जितनी बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, नहीं कि इसमें हम कह सकते हैं सदन की जो कार्यवाही है, ठीक है, उसका संचालन करना। उसके बाद अनुशासन बनाए रखना, पर डिसिप्लिन तो हर जगह चाहिए, तो अनुशासन बनाए रखने का काम भी किसका होता है, किसका होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है, ठीक है ना, स्पीकर का होता है। तो सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना है या बनाए रखते हैं, ठीक है, नहीं, अनुशासन बनाए रखते हैं। और किसी भी अव्यवस्था या अशोभनीय व्यवहार, यानी कि मतलब कि ऐसा व्यवहार जो कि देखा ही ना जाए, ठीक है, और मतलब कि अच्छा व्यवहार ना हो, ठीक है ना। तो अशोभा जिसको मतलब कि ऐसा व्यवहार जिसको जो शोभा ना देता हो, ठीक है ना। तो किसी भी अव्यवस्था या अशोभनीय व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हैं, ठीक है ना। तो अनुशासन मर्यादा बनाए रखते हैं, ठीक है, अध्यक्ष। और जो ऐसा व्यवहार अशोभनीय व्यवहार है, हम मान लो कि अव्यवस्था फैल गई, तो उसके लिए आवश्यक कार्यवाही करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास ये अधिकार होता है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद वोटिंग और निर्णय, तो बहस के बाद मतलब कोई चर्चा, किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, कोई विधेयक पर चर्चा हो रही है, ठीक है, तो बहस यानी चर्चा के बाद प्रस्ताव पर मतदान करवाते हैं। कौन करवाएगा भाई, मतदान भी तो करवाते हैं, कौन उससे एग्री, कोई नहीं, कौन नहीं है, ठीक, कौन मत देते हैं भाई उसके एग्री में और डिसएग्री में। तो बहस के बाद प्रस्तावों का मतदान करवाते हैं, कौन करवाते हैं भाई, उनका कार्य होता है अध्यक्ष करवाते हैं, ठीक है। यदि मत बराबर हो जाते हैं तो अध्यक्ष का वोट निर्णायक होता है, नहीं समझे। ये बोला गया भाई, मान लो कि एक पर्टिकुलर ए प्रस्ताव आया है, ठीक है ना, ठीक है, इस पर क्या मत दे दिए, ठीक है, मत क्या हो गए, हाँ में 50 वोट आ गए, ना में 50 वोट आ गए। अब क्या करोगे भाई, यहाँ तो इक्वल हो गया, ड्रॉ मैच हो गया। अब यहाँ पर क्या है ना, जो अध्यक्ष है किसका, लोकसभा का, जो लोकसभा का अध्यक्ष है ना, स्पीकर है जो, ठीक है ना, जो स्पीकर है उसका जो वोट है ना भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, निर्णायक हो जाता है, ठीक है, जो उसका वोट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ना भाई ये, ठीक है, स्पीकर। तो वोटिंग और निर्णय, तो वोटिंग करवाना, और जब भाई बराबर हो जाते हैं ना वोट, यानी मत बराबर हो जाते हैं, तो इनका जो वोट है काफ़ी निर्णायक हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता
है, मैंने बता दिया है, ठीक है। अब मान लो इन्होंने हाँ में अपना वोट दे दिया तो हाँ ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा, ना में दे दिया तो ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। समझ आ गया क्या कह रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद संसदीय समितियों का गठन करना, पीछे हमने बात करी कि भाई कार्यपालिका पर क्या नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। कौन नियंत्रण रखा जाता है, किस पे, कार्यपालिका पर संसदीय समितियां रखती हैं, ठीक है। उनके खर्चे पर, बाकी जो कार्य होते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है संसदीय समितियों के द्वारा, ठीक है। तो इन संसदीय समितियों का गठन कौन करता है, अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। तो विभिन्न संसदीय समितियों का गठन करते हैं और समितियों के कार्यों की समीक्षा भी मदद करते हैं, मतलब कि उस पर्टिकुलर संसद जो समिति है उसका क्या काम है, ठीक है ना। समितियों के कार्यों की समीक्षा में मदद करते हैं, ठीक है। समझ आ गया भाई कि क्या होता है भाई, समितियों का गठन कौन करते हैं, तो अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। उसके बाद विशेष अधिकार की बात करूं तो लोकसभा अध्यक्ष के निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, सबसे बड़ी बात है ये। क्या इनका विशेष अधिकार है, किसका, लोकसभा के स्पीकर का, कि जो लोकसभा के अध्यक्ष के जो निर्णय है ना उसको भाई अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, नहीं न्यायालय में उसको हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या मतलब संसद का कोई भी व्यक्ति उसको चुनौती नहीं दे सकता है उनके निर्णयों को, ठीक है, उनका डिसीजन को। उसके बाद अन्य कार्य की बात कर लूँ, ठीक है, जो बच गए, राष्ट्रपति की अभिभाषण पर चर्चा का समय तय करना, ठीक है। जो राष्ट्रपति का भाषण है भाई, अभिभाषण है, उस पर चर्चा का समय तय कौन करेंगे, अध्यक्ष करेंगे। और वित्त विधेयक पर निर्णय देते हैं कि वह धन विधेयक है या नहीं, ठीक है ना। कोई विधेयक पास हुआ है, ठीक है भाई, वो मनी रिलेटेड है यानी कि वो धन विधेयक है यानी मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगे भाई लोकसभा के स्पीकर, ठीक है ना। कि वित्त विधेयक पर निर्णय देते हैं कि भाई वो वित्त विधेयक है या नहीं है, ठीक है ना। समझ आ गया भाई क्या कह रहा हूँ, तो अन्य कार्य हो जाएंगे, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के सभापति की भूमिका के, उनके कार्य की, ठीक है। तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, बता ही चुका हूँ स्टार्टिंग में, कोई नई बात तो नहीं है ये, ठीक है। और ये राज्यसभा के सदस्य चुनते नहीं है बल्कि उपराष्ट्रपति के रूप में उनका चुनाव होता है, ठीक है ना। लोकसभा तो भाई उनके मेंबर चुन रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में वहाँ के मेंबर नहीं चुन रहे हैं, वो उपराष्ट्रपति के रूप में उनका चुनाव होता है, किसका, एक व्यक्ति का जो उपराष्ट्रपति बनता है उसको चुनाव हो गया उपराष्ट्रपति के रूप में। जो विधि होते हैं उपराष्ट्रपति को चुनने की वो उनको चुन लिया गया उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति क्या होते हैं भाई, वो सभापति बन जाते हैं, किसके, राज्यसभा के, ठीक है। समझ आ गया। अब मुख्य भूमिका और उनके कार्य की बात कर लेते हैं। पहला भाई सदन की कार्यवाही का संचालन, काम सेम है, ठीक है लगभग। तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, सदस्यों को बोलने का अवसर देते हैं और समय का प्रबंधन करते हैं, भाई समय बर्बाद ना हो जाए, ठीक है ना। जिसका जो समय है उसको उसमें रहने का बोलना होता है, उसमें रहकर ही, और वो अगर क्रॉस कर रहा था उसको बैठने के लिए बोलना, ठीक है ना। समझ आ गया भाई। उसके बाद अनुशासन बनाए रखना, तो सभापति जो होता है भाई सदन की मर्यादा बनाए रखते हैं, ठीक है। अनुशासनहीनता की स्थिति में सदस्यों को चेतावनी देते हैं और सदन से बाहर कर देते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मान लो कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है, अनुशासनहीनता कोई कर रहा है मेंबर, ठीक है, तो उनको भाई चेतावनी दे सकते हैं, ये सदन से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद वोटिंग और निर्णय, यदि सदन में मत बराबर हो जाए तो सभापति का वोट निर्णायक होता है। जैसे लोकसभा के स्पीकर का था वैसे ही राज्यसभा के जो सभापति हैं इनका जो वोट होता है वो काफी निर्णायक हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद संसदीय समितियों का कार्य, तो राज्यसभा की जो समितियों का गठन है और कार्यों में उनकी भूमिका होती है। राज्यसभा की जो समितियां है ना है और जो उनके कार्य हैं, ठीक है, मैं समितियों का गठन करना, उनके कार्य में किसकी भूमिका होती है, सभापति की होती है, ठीक है। समझ आ गया। अन्य कार्यों की बात कर लूं तो राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के साथ समन्वय बनाकर सदन की कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के बीच समन्वय बनाकर जो सदन है ना उसकी कार्यवाही को सुनिश्चित करते हैं। और किसी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करना है और चर्चा का समय निर्धारित कौन करता है, सभापति करता है। कि राज्यसभा है भाई उसमें विधेयक जो प्रस्तुत करना है सदन में उसको चर्चा कब करनी है, नहीं समय क्या होगा उसका ये निर्धारित करते हैं, ठीक है। समझ आ गया। आगे देखो, ठीक है, क्वेश्चन चले गया भाई आगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो कि मंत्री परिषद की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। आपको ये बताना है कि भाई मंत्री परिषद की जो संरचना है, यानी कि मंत्री परिषद तो मैं बोलता हूँ ना वर्ड, ठीक है, तो मतलब कि इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कोई कैबिनेट होता है, कोई कुछ होता है, ठीक है। आंसर अभी नहीं बोल रहा, ध्यान रखना। तो आपको संरचना बतानी है और इन मंत्री परिषद का कार्य क्या होता है, ठीक है। ठल्ले थोड़ी बैठते हैं, इनका कुछ ना कुछ तो काम होता है, तो उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। देखो
तो संरचना की बात करूँ तो भाई 3 भागों में बांटा जाता है मंत्रिपरिषद को, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना, समझ आ गया। पहला है कैबिनेट मंत्री, फिर है भाई राज्य मंत्री, फिर है उप मंत्री, ठीक है ना। इनकी बात कर लेते हैं। 3 स्तर मैंने बता दिए, 3 भाग बता दिए। तो कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना, ये मुख्यमंत्री होते, कह लो सबसे ऊपर के मंत्री होते हैं, ठीक है, जो बड़े मंत्रालयों जैसे कि गृह मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय आदि का कार्य संभालते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया भाई क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो कैबिनेट मंत्री है ना, ये सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट मंत्री आ जाते हैं, ठीक है, सबसे टॉप लेवल के मंत्री आप इन्हें कह सकते हो, जो कि मंत्रा जैसे जो बड़े मंत्रालय होते हैं उनके होते हैं, ठीक है, मंत्री जैसे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, ये सब, ठीक है। और ये क्या है भाई, प्रधानमंत्री के साथ मिलकर नीतियां और फैसले लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मंत्रालय है ना, तो ये क्या करते हैं भाई, प्रधानमंत्री के साथ मिलकर नीतियां बनाते हैं, क्योंकि अब भाई गृह मंत्रालय है, ठीक, कुछ उनसे रिलेटेड जो नीति होगी वो प्रधानमंत्री के साथ बैठकर बनाएंगे, ठीक है। रक्षा मंत्रालय को डिफेंस डिफेंस की यानी, ठीक है, रक्षा की कोई नीति बनानी है, ठीक है, मान लो हथियार से रिलेटेड है, कुछ और भी चीज़ है, ठीक है ना। मान लो अग्निवीर जैसी जो योजना लाई गई, ठीक है, वो रक्षा मंत्रालय तय करेगा, तो वो प्रधानमंत्री के साथ बैठकर नीतियां बनाएगा, ठीक है। तो जो मंत्रालय होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के साथ बैठकर नीतियां बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद राज्य मंत्री की बात करूं तो ये कैबिनेट मंत्रियों की मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं। कैबिनेट मंत्री मैंने बताया, तो राज्य मंत्री का काम क्या हो गया, इन कैबिनेट मंत्रियों की मदद करना, ठीक है। और इन्हें स्वतंत्र प्रभार भी मिल सकता है, यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, मतलब कि कैबिनेट मंत्रियों की मदद भी करते हैं, इन्हें क्या है भाई, एक स्वतंत्र प्रभार ही मिल सकता है कि अलग रूप से, मतलब कि ये कैबिनेट मंत्रियों की क्या ना करके, मदद ना करके, ठीक है, अपना स्वतंत्र प्रभार भी संभाल सकते हैं राज्य मंत्री की, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। उप मंत्री की बात करें, डिप्यूटी मिनिस्टर की मैं बात करूं तो ये छोटे कार्यों और मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालते हैं, ठीक है। जो काम बच गए, जो छोटे कार्य हो गए, ठीक है, जो मंत्रालय हो गए, उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं, ये कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के सहायक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। बोल रहा हूँ मैं उप मंत्री, तो इसका मतलब है वो कैबिनेट मंत्री और जो राज्य मंत्री हैं उनके सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, देखो कैबिनेट हो गया, ठीक है, कैबिनेट मंत्री के सहायक कौन, राज्य मंत्री, ठीक है। ये क्या बना, स्वतंत्र प्रभार, यानी कि इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार होता है इनका, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार होता है इनका, ठीक है, ठीक है। और इन दोनों के सहायक कौन, इन दोनों के सहायक कौन भाई हमारा, इन दोनों का सहायक कौन हो गया, हमारा उप मंत्री हो गया, ठीक है, समझ आ गया, मंत्री हो गया, ठीक है, समझ आ गया क्या कह रहा हूँ, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अब इनके कार्य की बात कर लेते हैं, ठीक है, किनकी, यानी कि फंक्शंस ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मैंने तीनों मंत्री की संरचना तो मैंने आपको बता दी है, इनके कार्य क्या है, ठीक है, इसकी बात हम कर लेते हैं। देखो पहला है नीतियां बनाना, ठीक है ना, कि भाई पॉलिसी मेकिंग, मैंने आपको बता दिया भाई, प्रधानमंत्री के साथ बैठ कर क्या बनाते हैं, ये नीतियां बनाते हैं जो उनका मंत्रालय जैसे रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो मंत्रिपरिषद देश के लिए नई नीतियां और योजनाएं बनाते हैं, ठीक है, आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद प्रशासनिक कार्य, यानी कि मंत्रालय के माध्यम से देश का प्रशासन संभाला जाता है, ठीक है। तो मंत्रालय के माध्यम से देश का प्रशासन संभालती है कौन, है मंत्रिपरिषद, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद कानून बनाना, तो संसद में विधेयक पेश करना और कानून पास करना, मतलब जो विधेयक पास हो रहा है वो जिस से रिलेटेड है, मतलब रक्षा से रिलेटेड है या मान लो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, तो वैसा वही मंत्री पेश करेगा, तो मतलब कानून बनाना भी, ठीक है, इनका काम हो जाता है, ठीक है, समझ आ गया। वित्तीय कार्य, बजट तैयार करना और संसद में पेश करना, मान लो रक्षा पे कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर देखेगा, तो वो बजट तैयार करना अपना, ठीक है, और संसद में पेश करना और सरकार के खर्चों पर निगरानी रखना, ठीक है, सब क्या हो जाता है भाई, वित्तीय कार्य आ जाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, यानी कि दूसरे देशों के साथ समझौते करना और विदेश नीति तय करना, ठीक है ना। अब मान लो किसी से कोई डिफेंस की डील करनी है, किसी देश से, किसी दूसरे देश से, तो वो मंत्रालय का मंत्री देखेगा, वो मंत्री देखेगा, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का काम हो गया ना ये, कि दूसरे देशों के साथ समझौते करना और विदेश नीति तय करना, समझ आ गया भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जवाबदेही, यानी कि अकाउंटेबिलिटी, यानी मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद हैं वो संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उनको जवाब देना होता है अपने हर काम के लिए, और अगर लोकसभा में विश्वास मत हार जाए तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है ना।
मतलब कि अगर जो मंत्री अपना विश्वास खो देता है संसद में तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। समझ आ गया। आपने देखा होगा भाई कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे, ठीक है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है, ठीक है, ये रेल मंत्री थे अपने टाइम पे, ठीक है, प्रधानमंत्री भी रहे और ये रेल मंत्री भी रहे थे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इनके टाइम पे क्या हो गया था ना, एक रेल दुर्घटना हो गई थी। क्या हो गई थी? एक रेल दुर्घटना हो गई थी भाई, ठीक है, एक रेल दुर्घटना हो गई थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं मंत्री हूँ, ठीक है, रेल मंत्री हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, इन्होंने भाई अपने ऊपर मान लिया। क्या मान लिया? कि भाई ये घटना मेरी वजह से हुई है, ठीक है। तो रेल दुर्घटना हुई तो इन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया मंत्री के पद से। यानी कि इनका एक तरह से विश्वास मत, ये हार गए, ठीक है ना। एक तरह से आप ये समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या, मंत्री परिषद को इस्तीफा दे, मतलब कि एक मंत्री ने इस्तीफा दिया तो पूरा मंत्री परिषद जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, मंत्री ने यहाँ पर क्या कर दिया, मतलब कि रेल मंत्री के तौर पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है ना, ध्यान रखना। समझ आ गया भाई जवाबदेही। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि कांग्रेस व्यवस्था के पतन की व्याख्या कीजिए। आपको पता है भाई कि कांग्रेस पार्टी हमारी आज़ादी से पहले की पार्टी है, ठीक है। कब बनी थी ये बनी थी भाई हमारी 1885 में बनी थी, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे, ठीक है, ठीक है, ए ओ ह्यूम थे। तो जब की पार्टी है, ठीक है, और आज़ादी के बाद भाई सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है। मतलब कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। उस टाइम पर तो अंतरिम सरकार थी, ठीक है, टेम्पररी गवर्नमेंट थी, ठीक है, हमारी अंतरिम सरकार चल रही थी। आपको पता है मतलब कि वो नेहरू जी चला रहे थे। 1952 में हमारे पहले आम चुनाव होते हैं, ठीक है। कब होते हैं? हमारे 1952 में हमारे पहले आम चुनाव होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, आपको पता होगा, ठीक है। सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा वोट मिले थे कांग्रेस को, ठीक है। तो भाई फिर कांग्रेस व्यवस्था और इस जो वोट, और लगभग पता है आपको 67 तक ये कह लो, लगभग कांग्रेस जीतती आती, कोई टक्कर में नहीं है पार्टी में, ठीक है। मतलब इस पार्टी को टक्कर में ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। 67 के बाद भी पार्टी बन रही थी, इसकी गवर्नमेंट बन रही थी, लेकिन पहले के मुकाबले वोट बहुत कम मिल, सीटें कम मिलने लग गई, ठीक है। वोट कम मिल रहे मतलब कि सीटें घट गई। तो बोला जाता है भाई कांग्रेस व्यवस्था का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? पतन हो रहा है। और जो ये सबसे बड़ी पार्टी थी भाई, वोट इनको मिल रहे, 60 सीट यही जीते हैं लगभग, ठीक है। तो इसको क्या, कांग्रेस प्रणाली, ठीक है, कह लो कांग्रेस सिस्टम, ठीक है ना, कांग्रेस कांग्रेस सिस्टम भी कहा जाता था, ठीक है, इसको कांग्रेस प्रणाली भी इसे कहा जाता था, ठीक है। तो इस कांग्रेस प्रणाली, इस कांग्रेस व्यवस्था, इसका पतन हो रहा है। तो उसको आपको यही बताना है भाई, व्याख्या करनी कैसे पतन हो गया, मतलब कांग्रेस पतन की आपको, जो कांग्रेस व्यवस्था है इसके पतन की व्याख्या करनी है, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में, इस टाइम पे तो भाई कांग्रेस पूरी मिट्टी मिल चुकी थी, ठीक है, 67 से 1989 के बाद। 1989 में तो भाई बिल्कुल ही चली गई, ठीक है, आप ये समझ सकते हो, ठीक है ना। समझ आ गया। आगे देखो, अब बात करेंगे भाई क्वेश्चन की कि कांग्रेस व्यवस्था से तात्पर्य क्या है। कांग्रेस व्यवस्था से तात्पर्य उस समय से जब भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, कोई दूसरी पार्टी टक्कर में थी नहीं, ठीक है ना। और 1947 से लेकर 1967 तक कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी थी। क्या उसके बाद भी रही रही है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं रही, ठीक है ना। लेकिन 1967 के बाद इसका पतन शुरू हो गया, मतलब कि धीरे धीरे इसका कह सकते हैं भाई उल्टा दौर या क्या बुरा दौर चालू हो गया, ठीक है। और इसका प्रमुख समय क्या था, 67 से लेकर 1989 के बीच देखा गया है कि जब क्या कांग्रेस का पतन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो हम बात करेंगे भाई इसके पतन के कारण की, तो देखते हैं, ठीक है। तो 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, ठीक है ना। क्या होता है ना, लगभग मतलब 67 का जब आम चुनाव होता है तो कांग्रेस को भाई कई राज्यों में, ठीक है ना, उसका सफाया ही हो गया, मतलब हार का सामना करना पड़ा। बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे कांग्रेस के वो हार गए चुनाव, ठीक है। 1967 के टाइम पे भाई 9 राज्यों में क्या ये चुनाव हार गए थे, ठीक है। जो कांग्रेस है वो 9 राज्यों में, कितने, 9 राज्यों में चुनाव हार गए, ठीक है। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, 9 राज्यों में चुनाव ही हार गए, ठीक है। स- यहाँ पर दल बदल भी हो गया था, मतलब कुछ जो इनकी पार्टी का नेता है वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, इस कारण से भी हार गए, ठीक है। साथ में तो मतलब कि वैसे ही हार गए, ठीक है, 2 में दल बदल के कारण, ठीक है। क्या लो भाई, गठबंधन भी बना लिया अब दूसरी पार्टियों ने, ठीक है। राज्य स्तर की बता रहा हूँ, तो वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट तब नहीं बनी, ठीक है। तो लगभग ओवरऑल मैं कहूँ तो 67 के आम चुनाव जब हुए ना तो कई राज्यों में चुनाव हार गए, ठीक है। जब कांग्रेस हर पूरे देश लेवल, सेंट्रल लेवल पर तो है ही,
राज्य में भी इनकी गवर्नमेंट है, लेकिन 67 में इनको झटका लग गया भाई, लगभग 9 राज्यों में इनकी सरकार नहीं बनी, ठीक है। और पहली बार गैर कांग्रेस सरकार कई राज्यों जैसे कि तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश से बनी, ठीक है ना। एग्जाम्पल है कि 9 राज्य थे ऐसे, ठीक है। पहली बार गैर कांग्रेसी या नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों में, ठीक है ना, समझ आ गया। उसके बाद इस पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया 67 का आम चुनाव, ठीक है। उसके बाद आंतरिक विभाजन, सबसे बड़ी बात क्या है भाई, कांग्रेस का आंतरिक विभाजन भी देखने को मिला, ठीक है। कांग्रेस बढ़ गई भाई, तो 1969 में कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ गई, ठीक है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, ठीक है ना। तो कांग्रेस ओ को हम सिंडिकेट भी बोलते हैं। सिंडिकेट मतलब सिंडिकेट कांग्रेस मतलब वो हो गई जिसमें अनुभवी, ठीक है, जो पहले से कांग्रेस पार्टी में नेता रहे हैं ना, वो हो गई, ठीक है। और कांग्रेस आर कौन सी कांग्रेस हो गई, जिसमें इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना, क्योंकि 1964 में तो नेहरू जी की डेथ हो गई थी, ठीक है, नेहरू जी की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो फिर इंदिरा गांधी संभाल रही थी, ठीक है, कांग्रेस एक तरह से हम कह सकते हैं, जो कि जो नेहरू फैमिली उसे इंदिरा गांधी थी, ठीक है, बच रही थी। तो इंदिरा जो गांधी है ना, जो कांग्रेस आर का नेतृत्व वो कौन कर रही थी भाई, इंदिरा गांधी कर रही थी, ठीक है। तो कांग्रेस का विभाजन होना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस व्यवस्था के पतन की ओर इशारा करता है, ठीक है। तो कांग्रेस का विभाजन होना, इससे क्या भाई, पार्टी की एकता कमजोर हुई और उसका प्रभाव घट गया, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, उसके बाद 71 में चुनाव हुए, कांग्रेस ही जीती, ठीक है, इंदिरा गांधी जीती, लेकिन वही बात है भाई, जो पार्टी की पहले चमक थी ना वो कमजोर हो गई, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, उसका प्रभाव यहाँ पर कमजोर होगा। तो इसका दूसरा रीजन आप ये बताओगे भाई, आंतरिक विभाजन जो है, पार्टी टूटी, ठीक है, कांग्रेस और कांग्रेस आर में, तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी का नेतृत्व और नीतियां, तो इंदिरा गांधी का जो नेतृत्व था, ठीक है, जो उन्होंने नीतियां बनाई, ये क्या रीजन रहा देखो। तो इंदिरा गांधी ने ना गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन प्रशासनिक कमजोरी और आपातकाल, ठीक है, इन्होंने क्या करा भाई, आपातकाल लगा दिया था, ठीक है, 75 में, ठीक है, जो कि लगभग 18 महीने चलाया था इन्होंने, ठीक है, 18 महीने तक आपातकाल लगा, ठीक है। तो आपातकाल यानी कि 75 से 77 में रहा, ठीक है, लगभग लोगों में नाराजगी बढ़ाई, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी, ठीक है। 71 के चुनाव में, 1971 के चुनाव में विपक्ष ने बोला भाई इंदिरा हटाओ, ठीक है, इस और इन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ का, ठीक है, लेकिन इन्होंने गरीब हटाओ का नारा दिया, ठीक है। इन्होंने बोला भाई, इंदिरा गांधी ने 71 के चुनाव में कि पार्टी की जो विपक्ष है उसके पास कोई भी क्या नहीं है, दिशा नहीं है, ठीक है, उसका बस एक ही मकसद है, इंदिरा हटाओ, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने यहाँ पर गरीबी हटाओ का नारा दिया, मतलब कि जो हर व्यक्ति जो गरीब है उसको शामिल कर लिया, अल्पसंख्यक वगैरह सबको शामिल कर लिया। तो ये चुनाव में लाइमलाइट बन गए भाई, जीत भी गई, ठीक है, जीत गई, ठीक है। लेकिन गरीब हटाओ का नारा दिया, सरकार बन गई, लेकिन गरीबी तो हटी नहीं भाई, वो भी समस्या बनी रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने आपातकाल लगवा दिया, ठीक है, 75 में 18 महीने लगभग चला, तो इससे लोगों के मन में क्या आ गई, नाराजगी आ गई, ठीक है। और इसी के कारण क्या हुआ, 1977 में आपातकाल के बाद क्या होता है कि कांग्रेस की हार होती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है, ठीक है। किसकी सरकार बनती है भाई, जनता पार्टी की सरकार बनती है, ठीक है। 77 में चुनाव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, किसकी बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, ठीक है। तो जनता पार्टी की सरकार बन गई ना, तो मतलब कि यहाँ पर कांग्रेस हार गई। और ध्यान रखना भाई, ये जनता पार्टी की सरकार कैसी थी, गठबंधन की सरकार थी, ठीक है, गठबंधन की सरकार थी, ठीक है। और ये भी फिर 1980 तक, मतलब कि इनका कुछ आंतरिक मामला कह लो, आंतरिक कलह थी इस पार्टी में, ठीक है। और ये 1980 में गिर जाती है, ठीक है। फिर चुनाव होते हैं, ध्यान रखना, वो आपको आगे नहीं जानना है, ठीक है। बस क्वेश्चन में इतना समझ लो भाई, जनता पार्टी की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार थी, फिर ये भी पार्टी ढह जाती है। लेकिन मेन मकसद क्या भाई, कांग्रेस तो हारी ना 77 के चुनावों में, जनता ने वोट तो नहीं दिए ना, तो कांग्रेस व्यवस्था का पतन तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। तो आपको रीजन का बताना है कि भाई इंदिरा गांधी का नेतृत्व, ठीक है, और उनकी नीतियां जो रही, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय दलों का उदय, तो 1967 के बाद कई क्षेत्रीय पार्टी यानी कि रीजनल पार्टियां जो हैं उभरी, जैसे डीएमके, ठीक है, तमिलनाडु का है, ठीक है, डीएमके कहाँ की पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, ठीक है ना। तमिलनाडु की पार्टी अकाली दल पंजाब में थी, ठीक है, और तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है ना। तो कुछ क्षेत्रीय पार्टी हैं जो कि उभरी 1967 के बाद, ठीक है ना। और क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस का समर्थन घटा दिया था, ठीक है ना, जो कांग्रेस का समर्थन लोग करते थे
उसका समर्थन घटा दिया इन क्षेत्रीय दलों ने, ठीक है। जो डीएमके की सरकार है भाई, तो 67 में बनी थी तमिलनाडु में, ठीक है। किसमें? 67 में बनी तमिलनाडु में, ठीक है। कैसे बनी? तमिलनाडु में चलता था हिंदी विरोधी आंदोलन, ठीक है। वो हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं देखते थे भाई तमिलनाडु के लोग, ठीक है। तो यहाँ पर डीएमके ने काफी इससे मतलब चुनावी समर्थन खींचा, तो हिंदी विरोधी आंदोलन का समर्थन करके डीएमके भाई सरकार बना ली इन्होंने, ठीक है, अपने राज्य में। तो डीएमके, अकाली दल जैसे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इन्होंने क्या है, जो कांग्रेस का समर्थन था वो खींच लिया, ठीक है, लोगों से। समझ आ गया भाई? ये आपकी बातें हो जाएंगी, मतलब इस मैं आपको लिख देना क्षेत्रीय पार्टी वाले में। उसके बाद 1980 के दशक की समस्याएं हैं, ठीक है ना। तो पंजाब में क्या भाई, अकालियों के साथ संघर्ष और ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो 1900 दशक में काफी समस्याएं हैं, ठीक है भाई। पंजाब में क्या हो गया, अकाली थे, ठीक है। अकालियों के साथ संघर्ष चल रहा था, किसका? इंदिरा गांधी का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये तो भाई अकाली जो दल है भाई, तो नरमपंथी एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब भाई शांति से अपनी मांगे रख रहे थे भाई पंजाब के लिए, पंजाब को और स्वायत्तता देनी है, छूट देनी है, उसकी मांग कर रहे थे, ठीक है। मतलब कह सकते हो कांग्रेस का अकालियों के साथ संघर्ष चल रहा था, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर कांग्रेस थी ना, ठीक है, इसलिए। और ऑपरेशन ब्लू स्टार चला दिया जाता है, ठीक है, 1980 के दशक में, यानी कि 1984 में, ठीक है। इंदिरा गांधी, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था आपको पता होगा भाई, कि जो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पर क्या होता है कि खालिस्तानी क्या करते हैं, हथियारबंद उसको जगह बना लेते हैं, मतलब अपना हेड क्वार्टर बना लेते हैं, ठीक है। जो खालिस्तानी होते हैं, छोटे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करती है इंदिरा गांधी, उन पर एक सैन्य कार्रवाई कर देती है, ठीक है, वहाँ से उनको भगाने के लिए। तो उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, कि उनको जो वहाँ पे जितने भी सिख होते हैं, उनको लगता है कि ये क्या हमारी, मतलब अपना क्या मानते हैं, और इससे ना जो गोल्डन टेम्पल होता है उसको थोड़ा नुकसान पहुंच जाता है। जितने भी सिख होते हैं उनको लगता है कि भाई ये वो मान लेते हैं कि भाई हमारा इससे क्या, जो उनका धार्मिक चोट उनको पहुंचती है, ठीक है, बेसिकली उनको लगता है, ठीक है ना। समझ आ गया? तो ये रीज़न रहा कांग्रेस का पतन होने का, ठीक है। और असम आंदोलन भी हुआ, ठीक है, सांप्रदायिक तनाव, ठीक है। ये कुछ रीज़न है, ठीक है, कुछ समस्याएं रही हैं जिस पर कांग्रेस काम नहीं कर पा रही थी, ठीक है। ऐसी बात नहीं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी भी की डेथ भी हो जाती है, ठीक है, उनके बॉडीगार्ड उनको मार देते हैं। फिर यहाँ पर राजीव गांधी की सरकार बनती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुकी थी, ठीक है ना। असम आंदोलन होता है, ठीक है। असम में आंदोलन किस लिए हो रहा था भाई, जो भारी लोग जो बांग्लादेश से दूसरे राज्यों से असम में आ रहे हैं, ठीक है, उसका असम में विरोध हो रहा था। तो कांग्रेस जो सेंट्रल लेवल पर वो उसको नहीं रोक पा रही है, ठीक है। सांप्रदायिक तनाव काफ़ी बढ़ रहा था इस टाइम पे। तो इन घटनाओं ने क्या करा, कांग्रेस की छवि को कमज़ोर कर दिया भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये सब आप बता सकते हो। उसके बाद 1989 का चुनाव और कांग्रेस की हार, ठीक है ना। 1984 में तो जीते थे भाई, ठीक है, राजीव गांधी की सरकार बनी थी। फिर 1989 में क्या होता है, राजीव गांधी को भी तमिलनाडु में उड़ा दिया जाता है, ठीक है, उड़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद चुनाव होता है, उनमें हार जाता है, ठीक है। और 1989 में 1989 में किसकी सरकार बनती है, वाम मोर्चा की, ठीक है। किसकी बनती है भाई, वाम मोर्चा की सरकार बनती है। और प्रधानमंत्री होते हैं हमारे वीपी सिंह, ठीक है। कौन होते हैं, वीपी सिंह, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ गया? तो 1989 के आम चुनावों में राजीव गांधी की जो नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी है उसको पराजय का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात, इस टाइम पे ना बोफोर्स घोटाला भी हुआ था, ठीक है। अभी किस बारे में इतना मत जानो, ठीक है भाई, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है वैसे ही। तो बोफोर्स घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे कांग्रेस पे इस टाइम पे। इससे क्या, जो कांग्रेस की साख है, जो कांग्रेस की पहचान है, उसको बहुत नुकसान पहुंचा। तो देख रहे हो कहीं ना, बस यहाँ पर क्या होगा, कांग्रेस पे कई एलिगेशन, बहुत समस्याएं देश की, जिससे कांग्रेस नहीं निपट पा रही थी। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो कांग्रेस की छवि है वो बेकार हो जाती है, ठीक है। तो कांग्रेस की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचाया बोफोर्स घोटाले ने, भ्रष्टाचार के आरोप ने। और 1989 के चुनाव में ये सरकार चुनाव हार भी गए थे, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो समझ आ गया, ठीक है। तो ये क्या रहा है भाई, कांग्रेस के पतन के कारण रहे हैं, ठीक है। जब भी आप देख रहे हो भाई, आज जो कांग्रेस है ना उसके हालात बिल्कुल गिरी हुई है, ठीक है। मतलब कि कोशिश कितनी कर रहे हैं वो उठने की, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? क्योंकि उनका जो प्रभाव जो पहले था ना भाई, वो रहा ही नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस व्यवस्था थी ना, जो कांग्रेस सिस्टम था, उसका पतन हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताना है आपको, ठीक है, यानी इसकी व्याख्या करनी है। और ये बताना है कि भाई धर्मनिरपेक्षीकरण से कैसे अलग है, धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या करो। और ये धर्मनिरपेक्षीकरण, ठीक है, दो अलग अलग वर्ड हैं, धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षीकरण,
से कैसे अलग है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षीकरण से कैसे अलग है ये बताना है, और धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी बताना है, ठीक है। तो पहले अर्थ की बात हम कर लेंगे भाई, ठीक है। तो देखो, तो धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म, ठीक है ना, यानी सेक्युलरिज्म होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि राज्य जो है ना, इन सरकार जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करे, ठीक है, किसी विशेष धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव ना करे। जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता, इसका मतलब है सभी धर्मों का सम्मान। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है भाई राज्य का किसी विशेष धर्म से ना तो कोई संबंध होता है और ना ही होना चाहिए, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि हर धर्म को स्वतंत्रता हो और हर धर्म को क्या समानता सुनिश्चित हो, ठीक है। दो वर्ड, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित होना, ठीक है, नहीं कि सभी धर्म समान है और सभी धर्म स्वतंत्र है, कोई एक धर्म का बोलबाला नहीं होता है, ठीक है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता है क्या है, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद मुख्य विशेषता की बात कर लूँ भाई, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की। तो धर्म और राज्य का अलगाव, ठीक है ना। तो धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है भाई कि राज्य को धर्म से मतलब नहीं होता है। देखो, अगर भारत के मैं कंटेक्स्ट में बताऊँ ना, राज्य को धर्म से लेना होता है, लेना देना होता है, क्योंकि अगर मान लो कि धर्म में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं मान लो जो कि जनता के लिए ठीक है, नहीं है, तो वहाँ पर उसको वो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर देता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन पश्चिम वेस्टर्न में अगर धर्मनिरपेक्षता अपनाया जाता है तो वहां पर राज्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता धर्म से, ठीक है ना, बहुत अलगाव है उनका दूर दूर तक। लेकिन थोड़ा भारत में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होता और वह सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है, ठीक है, वो बात ठीक है भाई। सभी धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राज्य का किसी धर्म के प्रति लगाव नहीं, वो सभी धर्मों के प्रति समान रहता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ किसी पर्टिकुलर धर्म में अगर कुछ ऐसा होता है तो वहां पर वो हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रचार और अभ्यास करने की स्वतंत्रता होती है, जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता होता है। तो धर्मनिरपेक्षता की विशेषता ये होती है कि हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन, प्रसार और अभ्यास क्या कर सकता है, स्वतंत्र रूप से कर सकता है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद समानता का सिद्धांत। तो सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है, ठीक है, और सरकार सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखती है, ठीक है, और किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देती है, ठीक है ना, समझ आ गया। उसके बाद धार्मिक सहिष्णुता, मतलब कि दूसरे धर्म का सम्मान, ठीक है ना, यानी कि सभी धर्मों के बीच आपसी सम्मान और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करना, यानी कि आपसी धर्म का सम्मान करना, स्वतंत्रता को प्रोत्साहन करना, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, धार्मिक सहिष्णुता हो जाएगी। अब उसके बाद अब हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षीकरण में अंतर की, ठीक है ना। और बाकी जो ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, अभी आप देख लेना, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या होती है और धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है, ठीक है। तो ये अर्थ के क्या हैं, ये मूल अंतर हम देखेंगे, ठीक है, इन पॉइंट को लेकर कि भाई अर्थ धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, धर्मनिरपेक्षीकरण क्या होता है, प्रमुख क्षेत्र क्या है, लक्ष्य, प्रक्रिया, एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ धर्मनिरपेक्षता की, तो मतलब कि राज्य और धर्म का लगाव, यानी कि राज्य को धर्म से मतलब नहीं है, सभी धर्मों को समान नजरिए से देखना है, ठीक है, बता चुका हूँ। लेकिन धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या है कि समाज में धर्म का महत्व कम होना, मतलब कि धर्म धर्म कम करना, अब थोड़ा तकनीकी विकास करना, ठीक है, धर्मों का सम्मान हो गया है, यानी कि अब थोड़ा उससे ऊपर उठने को हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के बाद धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब है समाज में धर्म का महत्व थोड़ा कम करना, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद प्रमुख क्षेत्र की बात करूँ धर्मनिरपेक्षता का, तो राज्य का प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र है, ठीक है ना, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है भाई, प्रमुख क्षेत्र की बात करूं धर्मनिरपेक्षता की, तो राज्य का प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। और धर्मनिरपेक्षीकरण में क्या है भाई, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र आता है, ठीक है, समझ आ गया। लक्ष्य की बात करूं तो सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता, यानी कि आदर करना। और धर्मनिरपेक्षता की बात करूं तो समाज में धर्म का प्रभाव कम करना धर्मनिरपेक्षीकरण में, ठीक है। प्रक्रिया की बात करूं, प्रोसेस धर्मनिरपेक्षता की, तो राज्य धर्म से क्या तटस्थ रहता है, मतलब कि दूर रहता है, किसी एक धर्म के से ज़्यादा जुड़ाव नहीं, सभी धर्मों के साथ क्या रहता है, तटस्थ रहता है, यानी कि सभी धर्मों के लिए काम करता है, ठीक है। तटस्थ मतलब होता है किसी के प्रति नहीं, सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहना, ठीक है। और समाज क्या धर्मनिरपेक्ष होता है, धर्म का प्रभाव घटता है, ठीक है ना, मतलब कि धर्म जो प्रक्रिया होती है ना भाई धर्मनिरपेक्षीकरण की, बोलता है कि समाज धर्मनिरपेक्ष होता है, ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, धर्म का प्रभाव घटना चाहिए, घटता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब होता है समाज ऑटोमेटिकली धर्मनिरपेक्ष होता है, तो वहाँ पर क्या इसका प्रभाव घटना चाहिए, ठीक है ना, धर्म का। उदाहरण की बात करूँ तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, आपको पता है। और पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षीकरण से चर्च का प्रभाव बहुत कम हुआ है, ठीक है ना।
देखो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन पश्चिमी देशों की बात करूँ तो वहाँ पर धर्मनिरपेक्षीकरण है, क्योंकि धर्म से वो बहुत ऊपर आ चुके हैं। वहाँ पर क्या धर्मनिरपेक्षीकरण से क्या हो चुका है भाई, चर्च का प्रभाव बहुत कम हो चुका है, ठीक है। वहाँ पर धर्म जैसी चीज़ें अब रही नहीं है, मतलब कि धर्म के प्रभाव को कम करना। आपको पता है भारत में आज भी धार्मिक चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ खेल जाती है भाई, ठीक है, और इसका पॉलिटिकल पार्टीज भी काफ़ी यूज़ करती है। लेकिन पश्चिमी देशों में अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या धर्मनिरपेक्षीकरण लागू हो रखा है, मतलब कि हो गया है, क्योंकि समाज ऑटोमेटिक धर्मनिरपेक्ष है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा धार्मिक धर्म नहीं करना है, ठीक है। तो पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षीकरण से क्या हो गया है, चर्च का प्रभाव कम हो गया है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर हमारी जो वीडियो है समाप्त हो जाती है। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए ना, तो आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ignufreeassignment.com, और असाइनमेंट बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है भाई। जाओ वेबसाइट पर बनाओ, ठीक है, और मजे लो, ठीक है। तो इग्नू फ्री असाइनमेंट हमारी वेबसाइट है भाई, जाके सर्च करना, बनाना, ठीक है। और यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो ना भाई, तो काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा आपको, ठीक है, और एग्जाम में अच्छा करके आओगे, यहाँ तक देखा है। बाकी असाइनमेंट आप बना सकते हो हमारी वेबसाइट पर विजिट करके। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो भाई, लगनी चाहिए, ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।